नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और अगले 2.5 घंटे में हम बाजार में आपकी आज के लिए कंप्लीट रणनीति बनाएंगे। खबरों वाले शेयर होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, एक से बढ़कर एक ट्रेडिंग कॉल्स होंगी। हमारे एक्सपर्ट के जरिए आपको इंडेक्स पर भी सटीक व्यू मिलेगा। कल का सत्र वोलेटाइल रहा और वोलेटाइल सेशन के बाद हमने आखिरी के 1 घंटे में लोअर लेवल से रिकवरी भी बहुत ही शानदार देखी और उस रिकवरी की बदौलत ही जो निफ्टी 8-9 अंकों की जो मामूली सी गिरावट पर बंद हुआ, उसके पीछे आप देखिए 100 अंकों के आसपास की नेट रिकवरी लोअर लेवल से निफ्टी में रही है। निफ्टी बैंक की बात करें, 300 अंकों की रिकवरी के साथ निफ्टी बैंक ऊपर आया और आखिरकार 169 अंक ऊपर निफ्टी बैंक बंद हुआ। कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो जाते जाते आखिर में थोड़े से बराबरी का मामला हो गया, लेकिन एक चीज बाजारों में अच्छी हो रही है और वो है एफआईआईज की खरीदारी। सीआरआर कट तो आ गया, उसका इंपैक्ट हालांकि बाजारों में बहुत ज्यादा दिखा नहीं, लेकिन ये चीज शायद बाजारों के काम आ जाए क्योंकि पिछले 6 में से 5 सत्र में एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आया है। देखते हैं बाजार इसको कैसे देखता है, लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत आज मिक्स्ड है। एशिया में अगर आप गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दीजिए और निकेई को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे बाजार मजबूत है, चाहे वो हैंगसेंग हो, चाहे या फिर कोरिया हो या फिर चीन के बाजार हो। चीन में एक पॉलिसी को लेकर एक बैठक आज शुरू होने वाली है, बहुत ही क्रूशियल बैठक है जिसमें कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होंगी देश की वो तय की जाएंगी और साथ साथ अगले साल के लिए ग्रोथ के टारगेट क्या होंगे वो भी तय होने की उम्मीद है। तो बहुत ही क्रूशियल मीट है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बाजार के लिए एक और चीज, लिक्विडिटी के फ्रंट पर थोड़ी सी चिंताजनक चीज है और वो है आज 3 आईपीओज खुल रहे हैं। 3 आईपीओज, टोटल जो साइज है 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा इंपैक्ट तो बाजार पर डालेंगे। आज 4 बड़े संकेत क्या है उससे शुरुआत कर लेते हैं, फिर सिलसिलेवार ढंग से एक-एक करके आपको सारी की सारी चीजें समझाएंगे और बाजार में आपकी पक्की वाली प्लानिंग हम करवाएंगे। डाउ जोन्स में लगातार चौथे सत्र में गिरावट आई है और कल हमने देखा कि दिन के ऊपरी स्तर से करीब करीब 225 अंक फिसल गया डाउ जोन्स। आज वहां पर सीपीआई महंगाई दर यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला इन्फ्लेशन, रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं और मासिक आधार पर उसमें 0.3% की, सालाना आधार पर 2.7% की बढ़त का अनुमान है और इस आंकड़े पर यूएस फेड की बहुत ही करीब से नजर होगी। 18 दिसंबर को जब यूएस फेड की पॉलिसी आएगी उसमें इसका रिफ्लेक्शन जरूर दिखेगा। बाजार थोड़े से वेट एंड वॉच वाले मूड में है, थोड़ा कॉशियस ट्रेड हमने होते हुए देखा है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ऊपर दिख रहा था, अभी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। सपाट कारोबार 24,700 के आसपास है, लेकिन आज सीमेंट शेयरों में तेजी के लिए आप तैयार रहिए। चौतरफा खबरें आ रही हैं, चाहे वो पश्चिम भारत हो चाहे वो उत्तर भारत हो, कि डीलर्स ने कीमतें बढ़ाई हैं और कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है 10 से 20 रुपए प्रति बोरी हुई है। एक बोरी में 50 किलो सीमेंट आता है, तो ये बढ़ोतरी होने जा रही है। जो कंज्यूमर है उनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात जरूर है, लेकिन जो सीमेंट शेयर खरीदते हैं उनके लिए एक राहत की चीज जरूर होगी। जैसे कि हम बता रहे थे कि आज आईपीओ के फ्रंट पर 3 बड़े आईपीओ खुल रहे हैं। साई लाइफ 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का, मोबीक्विक इसका साइज थोड़ा छोटा है, करीब 600 करोड़ के आसपास का है और विशाल मेगामार्ट 8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। ये तीनों के तीनों आईपीओ खुल रहे हैं, तो लिक्विडिटी के लिहाज से बाजार पर थोड़ा प्रेशर बनाने का काम करेंगे और विशाल मेगामार्ट बड़ा आईपीओ है और काफी दिनों से मतलब चर्चाएं थी, उम्मीद थी कि इसका आईपीओ जरूर आएगा और फाइनली ये आईपीओ बाजार में आज आने जा रहा है। डीमार्ट को लेकर गोल्डमैन सैक्स की सेल रेटिंग है और क्या इसकी वजह है आगे आपको शो में हम जरूर बताएंगे, लेकिन बजाज फाइनेंस को लेकर सिटी बुलिश है। तो एक ठीक ट्रिगर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर कंज्यूमर फाइनेंस में अगर कोई कंपनी को लेकर बुलिश रिपोर्ट आ रही है यानी कि कंजम्पशन को लेकर शायद उतने बुरी पिक्चर सिटी को नहीं दिख रही होगी। तो ये 4 बड़े ट्रिगर हैं बाजार के लिए आज। तो चलिए इन ट्रिगर्स पर ज़रूर रहेगी नज़र, पर सबसे पहले अब नज़र डाल लेते हैं कि ग्लोबल बाज़ारों से क्या कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, कल फिर से कहीं ना कहीं यूएस बाज़ारों में गिरावट का दौर रहा, क्या है इसके पीछे की कोई वजह आ रही है? साथ ही कमोडिटी मार्केट्स में क्या कुछ उथल पुथल हो रही है अभिषेक? सृष्टि गुड मॉर्निंग। देखिए, कोई गिरावट की कोई खास वजह नहीं है। एक तो वजह आप ये देख सकते हैं कि लगातार बाजार चले थे, थोड़े थोड़े ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है
और आज सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका में। उसके पहले थोड़ा सा कॉशियस स्टांस है। डाउ जोन्स हालांकि लगातार चौथे सत्र में हमने कमजोरी देखी है। कल का सेशन थोड़ा वोलेटाइल था। हरे निशान में भी दिन के दौरान बाजार ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बंद होते होते फिर दिन के निचले स्तर पर आ गया और ऊपरी स्तर से करीब 250 अंकों के आसपास की हमने कमजोरी डाउ जोन्स में देखी। नैस्डैक S&P 500 वहां पर जो कमजोरी रही वो ज्यादा नहीं रही, 0.25% के आसपास की हमने नरमी देखी है नैस्डैक और S&P 500 में। एक अगर हम शेयर की बात करें, अल्फाबेट के शेयर में कल 6% के आसपास की हमने तेजी देखी है और उसकी वजह यह रही कि क्वांटम कंप्यूटिंग की एक चिप को लेकर कंपनी को सफलता हाथ लगी है और उसके चलते एक बढ़िया हमने रैली शेयर में देखी है। आज अमेरिकी इकोनॉमिस्ट की, शेयर बाजार की, बाकी दुनिया भर के जो फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नजर होगी यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा पर और अनुमान यह है कि मासिक आधार पर 0.3% की बढ़ोतरी होगी और सालाना आधार पर 2.7% की। इस आंकड़े पर यूएस फेड की बहुत ही करीब से नजर है, क्योंकि इसी से डिसाइड होंगे कि अमेरिकी फेड की जो दरों में कटौती होनी है, जो बाजार उम्मीद करके चल रहा है, वो कितनी होगी और आगे किस रफ्तार से होगी। ये बहुत ही क्रूशियल डेटा महंगाई का बन जाता है। देखते हैं कैसे आंकड़े निकल के आते हैं। लेकिन जो दरें घटने की उम्मीद है 18 दिसंबर वाली पॉलिसी में, सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 85% इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि दरें घटेंगी और दरों में कटौती जो होगी वो होगी 0.25% की। एशियाई बाजारों से अगर हम संकेत की बात करें तो एशिया में आज हम अगर आप निकाई को छोड़ दीजिए बाकी सारे के सारे बाजार ऊपर हैं और सबकी अलग अलग वजह हैं। देखिए, चाइना में जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस जो चेंज किया गया उसके बाद से लगातार हम उत्साह देख रहे हैं। हैंगसेंग में आज 0.25% के आसपास की तेजी है। कोरिया के बाजार चूंकि लगातार 4 सत्र में गिरे थे, वहां पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते वो बाजार अब रिकवरी वाले फेज में है, वहां पर भी हम 0.25% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। चाइना के बाजार में हल्की सी तेजी है। और देखिए, चीन में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। इस पर नजर होगी कि इस कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आता है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। अगले साल में ग्रोथ के टारगेट क्या होंगे वो तय किए जाएंगे, तो ये बड़ा ही क्रूशियल होगा। अन्य संकेतों की बात करें, सेफ हेवन बाइंग सोने में बड़ी है यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर के पहले और 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर जाकर सोना ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर जो भाव है $2730 के आसपास है। क्रूड दायरे में है। सीरिया को लेकर थोड़ी टेंशन घटी है, लेकिन चाइना से मांग बढ़ने की उम्मीद है आगे। $72 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। निचले स्तरों से थोड़ा सा सपोर्ट हमने क्रूड में देखा है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो संकेत हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ रीड करने को नहीं है, हमें बहुत कुछ सपोर्टिव नहीं है। हाँ, हो सकता है हमारे बाजार भी अमेरिका के इस आंकड़े से पहले थोड़े से वेट इन वॉच वाले मूड में रहें और वो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि एक रेंज का ट्रेड हो रहा है। हालांकि कल लोअर लेवल से हमने आखिरी के घंटे में थोड़ी बाइंग जरूर देखी है। गिफ्ट निफ्टी 24,676 के आसपास है, हल्की सी कमजोरी। थोड़ी देर पहले 10 अंक ऊपर था, अब वो एक तरह से सपाट कारोबार हम होते हुए देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में भी कोई हरकत इस वक्त नहीं है, वहां पर भी सपाट कारोबार ही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एफआईज के आंकड़ों की बात करते हैं और एफआईज के बाद हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि 3 आईपीओ भी खुल रहे हैं। लिक्विडिटी के लिहाज से काफी क्रूशियल होगा वो। एफआईज की कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन खरीदारी हुई है और अगर हम पिछले 6 दिन के आंकड़े देखें तो 6 दिन में से 5 दिन एफआईज की कैश में बाइंग आई है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। किस तरह से देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? क्या आपको लग रहा है कि एफआईज की का जो फ्लो है भारतीय बाजारों में, जो भरोसा है वो धीरे धीरे करके ही सही लेकिन लौट रहा है, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा वेट कर लेना बेहतर होगा? देखिए, भरोसा है तभी बाजार नीचे नहीं जा रहे हैं और फॉलो अप बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बाजार ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी मेहनत करके लाए हुए नंबर्स हैं जिसमें पिछले 2 सीरीज़ का डर भय दूर किया गया, जिसमें पिछले 2 सीरीज़ के नुकसान को काफ़ी हद तक भरने की कोशिश की गई। अभी भी हम अपने ऑल टाइम हाई से तो दूर ही हैं अगर वैसे देखा जाए तो, लेकिन उतने भी दूर नहीं है कि पा ना सकें। तो ये मार्केट का इस समय रिदम है। रही बात, आपने एफआईज का नंबर आज फिर से दिखाया कि 1286 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी है। एक बार आप इंडेक्स ऑप्शंस वगैरह वाले नंबर्स भी एक बार स्क्रीन पे लेके आइए तो दिखेंगे ना आपको कि कल जो सेशन में काम हुआ उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस का ट्रेड हुआ है वो थोड़ा ठीक नहीं था, उसका थोड़ा प्रेशर था। और ये जो भी आप नंबर देख पा रहे हैं स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस, उसमें 16,000 करोड़ रुपए का नेट में नंबर आया है। कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है कि जब जब कैश के अंदर नंबर प्लस आएगा, ऑप्शंस के अंदर माइनस,
मार्केट साइडवेज। मार्केट के अंदर अगर दोनों में ही अगर बाइंग आएगी तब चलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक फार्मूला जैसा ही है जो हमने आपको कैलकुलेट करके पहले से बताया हुआ, तो इसलिए पहला पॉइंट को मैं गिरा देता हूँ मार्केट के जो फेवर में है या फिर अगेंस्ट में है। ना तो अगेंस्ट में है ना तो फेवर में है। ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो मार्केट्स के अंदर हो रही है एफआईज की तरफ से कि भाई छोटी मोटी चर्निंग करनी आप कर लो। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि दिसंबर में एफआईज थोड़े रुके हुए रहते हैं, उनके यहाँ पे हॉलीडे सीजन चलने लगता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आधी बात मैं मानता हूँ, आधी बात नहीं। ये बात सच है कि हॉलीडे सीजन होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि काम से कोई परहेज़ नहीं होता। तो जहाँ पे मौके मिलेंगे, फिर चाहे हॉलीडेज़ हो या नॉन हॉलीडेज़ हो, मार्केट में पैसा लगेगा ही लगेगा। तो ये आधी बात सच है, आधी बात ख़राब भी है। तो फिलहाल ये मैं इसको पॉइंट्स को इग्नोर मार देता हूँ। अब आ जाते हैं थोड़ा और लेवल्स पे। मैं आपको जरा डीआईएस के नंबर और रिटेल के नंबर भी बताता हूँ। किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। रिटेल के पास करीब करीब 59-60% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि जस की तस है। डीआईएस के पास 48 से 49% की होल्डिंग हुई है, मात्र 1% का चेंज हुआ है। और मैं बोलूँगा पिछले 4-5 दिनों में या 10 दिनों में डीआईएस में भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं हो रहा। इससे पहले डीआईएस ने भी अपने क्वांटम को बढ़ाया था, एफआईएस का क्वांटम भी बढ़ा था, और एफआईएस की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। वो 44% के आसपास कल थी और आज भी 44% के आसपास है। आप ये देखेंगे बाजार थोड़ा रुक सा गया है, आप फील भी कर रहे होंगे। और यही बात हमने कल भी आपको कही थी कि अगर आपके छोटे मोटे काम आपको निपटाने हैं, आप निपटाया हो। और मैं आज फिर से बोल देता हूँ एफआईएस के नंबर पे, अगर आपको कोई छोटे मोटे काम निपटाने हैं, अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हो तो अपने निपटा लो। बाजार कहीं नहीं जा रहा है। ये बार भी हमने कल भी आपको बात बताई थी, परसों भी बताई थी। आप 2 दिन का मार्केट चेक कर लो, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। और आज भी ऐसा ही लग रहा है, मार्केट के अंदर पूरी तरह से एक रेंज का कारोबार होगा। देखिए, आज शॉर्ट कवरिंग, मार्केट की हिम्मत, मार्केट में कुछ गुड न्यूज़ आई, उसकी बदौलत जो डाटा बना वो बाज़ार को गिरने नहीं देगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हो। लेकिन आगे चलने के लिए फॉलो बाइंग एब्सेंट है मार्केट के अंदर, वो आ नहीं रही है। जब तक वो आएगी नहीं, बाजार चलेगा भी नहीं। तो इसलिए सृष्टि कल कह रही थी कि ये बाइंग ऑन डिप का बाजार है कि सेल ऑन राइज का। मैंने कहा है दोनों का बाजार है, बट दोनों में से कुछ तो करो। या तो भाई बाय ऑन डिप्स के लिए डिप्स तो लाओ, या सेल ऑन राइज के लिए राइज तो करो। ना तो राइज है ना ही डिप है। जब तक डिप राइज मार्केट के अंदर नहीं होगा, तब तक बाजार के अंदर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका नहीं बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड बनता है 1:1 का, ले लो। 100 पॉइंट कमाने हैं, 100 पॉइंट का रिस्क ले लो। किसने मना किया है? खुला बाजार है, कोई हाथ थोड़ी पकड़ सकता है किसी का। जब तक ऐसा ठीक है, लेकिन जब तक एक डिसाइसिव नीचे मार्केट या एक कंफर्टेबल लेवल पे वापस नहीं आता नीचे, जहाँ पे आप एंट्री ढूंढें, वो तब तक आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो एफआईज के नंबर पे, ओपन इंटरेस्ट के नंबर पे, पुट कॉल रेशियो के नंबर पे, ओपन इंटरेस्ट के डाटा के नंबर पे, रेंज के नंबर पे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बता पाऊँ हाँ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसकी वजह से बाजार हिलेगा डुलेगा कुछ। ठीक है, तो चलिए एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग तो हमने समझ ली, पर आप समझते हैं कि निफ्टी में आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। डिम्पी, कल भी देखे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वीकनेस ही रहा, हल्का सा लास्ट के आधे 1 घंटे में रिकवरी ज़रूर हुई, बट कैसे देख रहे हैं आप कल की पोजीशनिंग को? क्या कुछ डेटा बिल्डअप हुए हैं और क्या करें निफ्टी 50 में? अगर मैं बोलूँ कुछ ना करें तो आप वो कर सकते हैं तो वो करिएगा। कल भी हमने कहा था कुछ ना करें तो आप वही कीजिए, चाय पीजिए। मैंने तो कहा है आप दिल्ली में आइए, मोस्ट वेलकम। यहाँ तो बहुत ठंडा है अब मौसम, आप घूमिए फिरिए, चाय पीजिए, शाम को ब्रेड पकौड़ा खाइए, बालकनी में बैठिए, खूब आपका जो आपको मन करता है वो कीजिए, धूप सेकिए, मूंगफली खाइए। लेकिन इंडेक्स में अभी ट्रेड करने से थोड़ा बचें। वो इसलिए बचें क्योंकि अभी इंडेक्स के अंदर वो पैसा बनेगा ही नहीं ना। अगर भैया आपको 1 लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए कैसे आएगा? 1 लाख का तो मूवमेंट ही नहीं आ रहा दिन भर में 1 लाख का मूवमेंट ही नहीं है। तो आप बिल्कुल बॉटम पे पकड़ो और बिल्कुल टॉप पे बेचो, तब भी नहीं आएगा 1 लाख रुपया 2, 4, 5 लॉटों से। तो हाँ, ज़्यादा लॉट होंगे वो एक अलग कहानी है। ये आप प्राइस एक्शन देखो, आप सिर्फ यही देखो 0.44, आधा % का ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 0.04, 1/4% का मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं हुआ। ये 24,000 का इंडेक्स कल 8 पॉइंट टूटा है, और उससे पहले भी कुछ ज़्यादा ऐसे था, कुछ 15-16 पॉइंट के आसपास का टूटा हुआ था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि मार्केट जस का तस है, उसी रेंज में फंसा हुआ है। रेंज क्या है जी? रेंज है 24,400-500 की सपोर्ट,
रेजिस्टेंस क्या है जी? 24,800 का रेजिस्टेंस है। आप इसी 300 पॉइंट 400 पॉइंट की रेंज में फंसे हुए हो। पहले आप फंसे हुए थे 24,000 से लेकर 24,400, लेकिन जिस दिन मार्केट ने 24,400 को पार किया, इसी चौकी को फतेह करके इसको अपना नया बेस बना दिया। तो अब आप 24,400 से 800 वाली रेंज में हो। और डिसाइसिव कर देता हूं तो 24,500 से 750 में हो आप। कहने का मेरे मतलब है, इसके अंदर बीच के चर्निंग का आपको बेनिफिट उठाना आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। एक डिसिप्लिन बॉय की तरह है। बाजार कहीं तो तोड़फोड़ नहीं करेगा, कोई यूफोरिया नहीं मचा रहा, और ना ही इसके संकेत आपको अभी गिफ्ट निफ्टी में भी दिख रहे होंगे। ये कहीं भी नहीं दिख रहा, किसी भी लेवल पे भी मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ, आपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, अगर आपको जैसे वो गाइड करना चाहे। हमारे हिसाब से बाजार आज भी साइडवेज कंसोलिडेशन के दौर से गुजरेगा। अब वीकली एक्सपायरीज तो खत्म हो गए, तो आज बैंक निफ्टी की वीकली लगती, क्योंकि वो वीकली है नहीं, तो अब आपके पास वो एक्शन भी थोड़ा सा मार्केट में कम हो गया है। तो इसलिए ये भी एक बड़ी वजह है। और दूसरा, अब नंबर ऑफ शेयर फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा आ गए हैं, तो जो स्पेकुलेशन ट्रेड है ना, फ्यूचर्स के अंदर चला गया, स्टॉक्स के अंदर। तो इंडेक्स का मूवमेंट वो सारा स्टॉक्स की फ्यूचर्स में जा रहा है। अभी तो खैर टेस्टिंग होगी और पता लगेगा, बट ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रही। तो आपके लिए रेंज फिर से क्लियर कर दूँ, 24,400-500 का सपोर्ट एरिया, 24,800 का रेजिस्टेंस है। छोटा मोटा डिप मिले प्लस करो, छोटा मोटा राइज मिले सेल करो। ये आपके लिए सिर्फ रणनीति है। ऑप्शंस ट्रेडर्स वाले, मौका देख के ही काम करना। मौका मिलेगा तो करना, कसम खा के नहीं आए हो बाजार में कि आज आए हैं तो आज ट्रेड करेंगे ही। अगर ऐसी कसम खानी है तो शगुन के नाम पे एक लॉट ले लिया करो, एक लॉट बेच दिया करो। आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगी, आपका ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी की रणनीति हो गई। कुछ ना करें तो बेहतर है, अगर कुछ करना ही है तो जो डिम्पी ने आपको सलाह दी है उस पर आप अमल कीजिए। लेकिन डिम्पी, क्या निफ्टी बैंक में मौके हैं? क्योंकि पिछले 4 सत्र से हम देख रहे हैं कि 200 अंकों की रेंज में जाकर क्लोजिंग हो रही है, 54,600 से ले 53,400 से 53,600 के बीच में, और रिकॉर्ड हाई बहुत दूर रह नहीं गया है। कल का अगर हम सत्र देखें, बहुत तोड़फोड़ कोई शेयर चले नहीं, लेकिन 12 में से 10 शेयर चले हैं। ये नोटिस करने वाली चीज जरूर है। हाँ, ये बात सच है कि बैंक निफ्टी के पास एक तो वेटेज थोड़ी कम स्टॉक्स की होती है, और उसमें भी जो बड़े शेयर्स हैं उसके पास है। लेकिन आप ये भी तो देखिए अभिषेक जी कि 53,500 तक आपको आना था, आप ऑलरेडी आ गए हो। इसके बाद की फोर्स कहाँ है, इसके बाद की मूवमेंट क्या है? ये जो आप 170 पॉइंट देख रहे हो ना, एग्जैक्टली कल निफ्टी परसों 170 पॉइंट ही टूटा था फ्यूचर्स के अंदर। 170 पॉइंट उसने वापस जाके कवर किए हैं। आप मानोगे प्रीमियम्स में 2 पॉइंट का भी चेंज नहीं है कल और परसों में। जब मैं डाटा बनाता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, तो मेरे पास पुराने शीट होते हैं, मैं उसकी कट कॉपी पेस्ट करता हूँ और जो जो चेंजेस आते हैं उसको करता जाता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे को प्रीवियस डे का भी डाटा याद हो जाता है। तो वो मैं जब वो कर रहा होता हूँ तो मैंने देखा मैं तो कुछ चेंज ही नहीं कर रहा, मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ छोटा मोटा प्लस माइनस कर रहा हूँ। कहीं मेरे को ऐसी कोई लाइन नहीं दिखी जिसको मैंने रेड मार्क या ब्लू मार्क किया हो कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं दर्शकों के सामने बोलूँगा। ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं दिखा पूरे डाटा में, फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं तो मैं अमूमन कुछ ना कुछ ढूंढ के लाता ही हूँ आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, लेकिन वो मेरे को मिल ही नहीं रहा। और आप देखो यहाँ पे भी, आप देखो 0.81 सिर्फ आधा %, और ऊपर जाके 0.32, ये भी माइल्ड लॉन्ग हुआ है। माइल्ड लॉन्ग यानी कि थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है, और आपको थोड़ा थैंक्स करना चाहिए बड़े शेयरों को जिसकी वजह से कन्विक्शन ड्रॉ हुआ है। नहीं तो इसने भी वो रेंज कहाँ पार किया अभी 53,800 वाली। ये तो फ्यूचर्स में 126 पॉइंट का प्रीमियम जोड़ देता हूँ तब जाके 53,700 दिख रहा है। अगर मैं 126 पॉइंट हटा दूँ तो ये तो 53,577 है अभी। इसके पास भी वही प्रॉब्लम है जो निफ्टी की है, बिल्कुल बीच में खड़े हैं। ऊपर भी रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट भी है। सपोर्ट कौन सा है? वो है 53,300-200 का। रेजिस्टेंस कौन सा है? वो है 53,800 का। जब तक 53,800 क्लोजिंग बेसिस पर नहीं लाओगे, जब तक 53,300-200 के बाद वापस मार्केट नहीं आता, तब तक आपके पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड नहीं बनेगा। मार्केट रुका हुआ नहीं है, बाजार बंद थोड़ी है, छुट्टी थोड़ी ना मार्केट की। मार्केट में तो काम हो ही रहा है, आप करो। बट आपका क्या होता है ना, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होता है। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, हम कितना पैसा खोएंगे, कितना पैसा पाएंगे। देगा कौन? वो मार्केट देगा। आप उससे ज़बरदस्ती नहीं खींच सकोगे। तो फिलहाल आप अपनी कैलकुलेशंस करके मार्केट में उतरो कि भाई मेरी ये कैलकुलेशंस ये कहती है कि मैं 53,300-400 की रेंज में खरीदूंगा, 53,200 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 53,700-800 पे बेच दूंगा। मेरे को क्या मिलेंगे? 400-500 पॉइंट मिल जाएंगे। मेरे जाएंगे कितने? 100-150 पॉइंट जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? 1:4 का हो गया। क्या गलती है इसमें?
कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप बीचम बीच खड़े हो 577 पे, बोलो मैं 800 पे माल काटूंगा और 300 पे स्टॉप लगाऊंगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, बराबर बराबर का, तो खराब हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जो करना है वो मार्केट को करना, आपको नहीं करना। आपको तो शांति से बैठ के सिर्फ देखना है इस मूवमेंट को कि मूवमेंट में हो क्या रहा है। रही ये, अच्छा हम रोज आपके सामने आते हैं इसलिए मैं बात बता रहा हूं। अगर हम रोज आपके सामने नहीं आए तो मैं एक लाइन बता के, भले हफ्ते भर की छुट्टी पे चला जाऊं, और ये बता के कि अभी मार्केट को काटना नहीं, बाजार अभी भी बुल रन में ही है, बाजार ने बढ़िया 200 दिनों का एवरेज पाया हुआ है, बाजार के पास ट्रिगर्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में बन जाए, तो वैसे खराब नहीं है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ चंगासी वाला मामला है। लेकिन सब कुछ चंगासी में जो आप रोज का हमसे सुनते हैं, हम रोज का आपको बताते हैं, उस वजह से मैं बता रहा हूं। वैसे अदरवाइज मार्केट्स आर इन द सेफ एंड, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बीच में लग रहा था कि 200 दिन टूट टाट टट जाएंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट चले जाएंगे, अब वो दिन गए। अब बाजार को फिर से उस जगह पर धकेलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बियर्स को, है ना। बस यही पॉइंट है। अच्छा एक और पॉइंट मैं सिर्फ बता दूं इसके साथ में, निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है ना, पीसीआर, वो 0.86 है। धीरे धीरे करके ना स्लाइटली निफ्टी भी ठीक हो रहा है। 1 से 2 दिन में आप देखेंगे निफ्टी थोड़ा पुल बैक करेगा, छोटा मोटा पुल बैक करेगा, या तो ये बाइंग ऑन डिप आज में कर देगा तो कल में कर देगा, ये काम जल्दी कर देगा। बहुत दिनों तक आप मार्केट को ऐसे नहीं रख पाओगे, तो छोटा सा पुल बैक करेगा। निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान रखना। निफ्टी स्लाइटली 0.86 पे आ चुका है और 0.50 पे आके या 0.60 पे आके सस्ता या ओवरसोल्ड भी हो जाता है। रही बात शेयर्स के बैन की, तो 4-5 शेयर्स बैन में है, और उसमें एक नया शेयर जो है मेट्रोपॉलिसीज आया है, वो एक नया शेयर F&O बैन के अंदर आ चुका है। अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप चाहें तो सेफ हैंड्स में है, बट इंडेक्स में काम करना आज भी मुश्किल ही होगा। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको जरा करें शामिल। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाते जाइए कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य अरोड़ा मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और उनसे जरा करते हैं बातचीत। आदित्य नमस्ते। कल आप 12 बजे भी थे हमारे साथ शो में। आदित्य कल 12 बजे के शो से लेके आज सुबह अब 8:23 हो गए हैं। चलो ठीक है, बाजार बंद भी था इसके बीच में, लेकिन आपको कोई चेंज दिखा? चेंज इन कन्विक्शन, चेंज इन डाटा, चेंज इन अप्रोच? क्योंकि कल भी आप साइडवेज बता रहे थे मार्केट, आज भी वैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल। नमस्ते डिम्पी जी और सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए बाजार में हम जब बात कर रहे थे तब फ्लैट था, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन आया बाजार में 70 पॉइंट्स, और हल्का सा नेगेटिव बायस के साथ बंद हुआ बाजार। एंड इंटरनेशनली भी हमने देखा कि कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इंटरनेशनल बाजार में देखी जा रही थी। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस से लेकर न्यूट्रल रेंज बना हुआ है इंडेक्स लेवल पे। कोई खास ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का माहौल नहीं है, तो इस केस में ऑप्शन बायर के लिए कुछ है नहीं खास कमाई के मौके, बट ऑप्शन सेलर के लिए अच्छे मौके हैं, क्योंकि ये रेंज बाउंड बाजार में डीके होने के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए एक अच्छी रणनीति है। और मेटल की हमने बात की थी, मेटल स्टॉक्स की कल हम बात कर रहे थे। आज देखिए सुबह फिर से चाइना का स्टिमुलस आया है, तो ये फंडामेंटली बहुत अच्छी न्यूज़ है। और मेटल स्टॉक्स काफ़ी सिक्लिकल और हाई बीटा काउंटर रहते हैं, तो थोड़ा बहुत करेक्शन इंट्राडे में आता है, बट एक पोजिशनल व्यू बना के चले। एनएमडीसी में भी पोजिशनल व्यू हमने बात की थी उसकी कल, उसमें भी पोजिशनल व्यू बना के चले तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है। अगर आप 2-3 दिन में देखें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं स्टॉक्स, इसलिए कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट मुझे लगता है अभी भी वहाँ पे काफ़ी सारे फंडामेंटल टेलविंड्स है, जैसे आज सुबह ही न्यूज़ आई, इसके चलते इस सेक्टर में काफ़ी डिमांड बनी रहेगी, और ये सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। ऑलराइट, तो सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपनानी है सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को। पर चलिए आदित्य, आज के लिए कौन से स्टॉक्स रेडार पे रखें, वो भी बताइए। आपकी कॉल्स कहाँ पर है आदित्य? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी नज़र है नुवामा पे। नुवामा को बाय किया जा सकता है 7361 में। स्टॉप लॉस रहेगा 6900 का, और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 7600 से लेके 7750। राइट, तो ये स्टॉक जहां पर
नोवामा ये स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नज़र। और देखिए कई सारे एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स या ब्रोकरेज काउंटर्स में भी आप एक अच्छा एक्शन देखेंगे। तो नोवामा वेल्थ यहां पर आपको रखनी है नज़र। पर आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर रहता है, क्योंकि साथ ही साथ अगर हम देखें तो इंडेक्स लेवल पर फिलहाल कुछ ना करने की सलाह आती हुई डेटा के दम पे भी, और साथ ही आदित्य का भी मानना है। तो कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स को ध्यान में जरूर रखना है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आज के लिए कौन से स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे। ये बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर। गुड मॉर्निंग सृष्टि। सबसे पहले जो है हम कॉफ़ी रिलेटेड स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। जो ग्लोबल कॉफ़ी प्राइजेज़ है वो ऑलमोस्ट 47 ईयर हाई लेवल्स पे चले गए हैं। इस साल कॉफ़ी जो है 83% बढ़ गया है ग्लोबल प्राइसेस में। तो टाटा कंज्यूमर और सीसीएल प्रोडक्ट्स पे नज़र रखिएगा। लेकिन याद रखिए जब भी दाम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये पास थ्रू भी होते हैं बहुत सारे प्राइसिंग्स, तो बहुत डायनेमिक प्राइसिंग एग्रीमेंट्स रहते हैं, बट फिर भी कॉफ़ी महंगा हो चुका है। दूसरा स्टॉक रहेगा यूपीएल। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने जो है बाइंग की है, लगभग 5 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन हुई है। और पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि प्रमोटर्स भी जो है यहाँ पे अपनी स्टेक बाई कर रहे हैं। स्टॉक जो है भारी गिरावट ऑफकोर्स करेक्शन देखने मिली थी और उन्होंने अपनी गाइडेंस को भी हटा दिया था, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे बाइंग आ रही है। एशियन पेंट्स एलआईसी ने अपनी स्टेक बढ़ा दी है। पहले 5% था, अब वो बढ़ा के 7% कर दिया है। एंड ऑफकोर्स पेंट कंपनीज़ के Q2 नंबर्स भी बहुत जो थे वीक थे, क्योंकि डिमांड की इम्पैक्ट जो है लगी थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारा अगला स्टॉक रहेगा। आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है उनके पार्ट टाइम चेयरमैन बनावर प्रभाकर को अपॉइंटमेंट के लिए अगले 3 साल के लिए। वही इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। एक टैक्स रिफंड है, वो लगभग 1400 करोड़ का है। फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर कहेंगे 2016 का, तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इसके लिए ज़रूर है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, आईपीओ। यहाँ पे जो है उनकी आर्म को 500 मेगावाट का सोलर एनर्जी का जो है एक बिड जीते हैं एसईसीआई से, जो कि है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आखिरी स्टॉक एलटीआई माइंट्री रहेगा, जहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया गिटहब फौज के साथ। और याद रखिएगा कि गिटहब जो है एक रिपोजिटरी है जहाँ पे बहुत सारे कोडर्स अपनी प्रूफ ऑफ वर्क को सबमिट करते हैं। और आखिर में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप नज़र में रखिएगा जोमेटो और स्विगी को, क्योंकि अमेज़न जो है क्विक कॉमर्स में एंट्री ले चुका है। और ये जो 15 मिनट या 10-15 मिनट का जो डिलीवरी है वो बेंगलोर में वो शुरू करने वाले हैं, तो उस पर भी ज़रूर नज़र रखिएगा। शुक्रिया शरद ये पूरी जानकारी के लिए। साथ ही स्विगी और जोमेटो पर भी रखनी है नज़र। देखिए अब जो क्विक कॉमर्स स्पेस है वहाँ पर काफ़ी एक्शन आते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो लेगेसी प्लेयर्स हैं, अगर हम पूरे इस डिलीवरी स्पेस की बात करें, ना ही सिर्फ क्विक कॉमर्स की, तो वहाँ पर जैसे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज, अमेज़ॉन जैसी कंपनीज अब कैसे जल्द से जल्द आपके लिए सामान पहुँचा सके, इस पर काम कर रही हैं। शरद ने अमेज़ॉन से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट है वो बताया। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि फ्लिपकार्ट शायद दवा सप्लाई कर लेगा आपको 30 मिनट के अंदर ही। तो इसका असर जोमेटो और स्विगी आने वाले टाइम में कैसे पड़ता है वो हम ज़रूर देखेंगे। पर इसके अलावा आज अन्य काउंटर्स में BEML भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। हालांकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट स्टॉक हाल फिलहाल थोड़ा एक्शन में ज़रूर है। आदित्य, एक बार आपसे समझेंगे कि BEML कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है? देखिए थोड़े दिन से काफी रेंज बाउंड चलता आ रहा है स्टॉक, बट अगर इसमें लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करें तो एक ब्रेकआउट आ सकता है इसमें 4450 के ऊपर। अभी स्टॉक चल रहा है 4363, तो 4450 के ऊपर जाने का वेट करें। एक बार वहां आता है तो बाय का नजरिया बनाए और स्टॉप लॉस रखें 4350 का, और टारगेट इसमें बन के आएंगे 4550 के। तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर आपको रणनीति अपनानी है। पर आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर भी फोकस में रहेगा, वो है एशियन पेंट्स का स्टॉक। हालांकि जो नतीजे आए थे दूसरी तिमाही वो काफ़ी ख़राब नतीजे थे, जिसके चलते स्टॉक में भारी गिरावट हमने देखी। साथ ही साथ अगर बात करें कुछ और अन्य ट्रिगर्स की, तो डिमांड को लेकर तो चिंता देखिए कई समय से बरकरार है। पर एशियन पेंट का स्टॉक आदित्य, यहाँ पर खबर आ रही है कि LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 5 से बढ़ाकर अब 7%
5% कर दी है, पर स्टॉक में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है आदित्य। इतनी गिरावट के बाद देखिए दिग्गज पेंट कंपनी जो कि अभी से नहीं कितने सालों से अपनी लीडरशिप पोजीशन बरकरार है, क्या इन स्तरों पे थोड़ी ओवरसोल्ड लग रहा है चार्ट्स पे आदित्य? कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स को, यहाँ पे क्या एक बाउंस बैक के लिए प्ले करें? बिल्कुल स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है। अगर कुछ 3 महीने की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 3,400 से फिसल के 2,400 पे आ चुका है, तो 1,000 रुपीज का कट यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। बट स्टॉक के जो सपोर्ट लेवल बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2,250 से लेके 2,350, तो ऑलमोस्ट डिमांड जोन के पास ही है। यहाँ पे छोटी मोटी यहाँ पे बाउंस बैक देखा जा सकता है। आई थिंक वन ऑफ द फंडामेंटल ट्रिगर जो पेंट कंपनीज के लिए रह सकता है, जो इसके लिए अच्छा बन सकता है, वो है क्रूड ऑयल का गिरना। कंपटीशन से स्टॉक में गिरावट तो आ रही है, बट अगर क्रूड ऑयल में थोड़ी गिरावट आती है तो ये एशियन पेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। एंड टेक्निकली अगर बात करें तो जैसा कि हम बात करते 2350 एक डिमांड जोन है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक ट्रेड खेला जा सकता है। आज देखना चाहिए कैसा रिएक्शन आता है ये न्यूज़ के चलते, बट डेफिनेटली स्टॉक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। इन केस यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है तो एक 2 to 5% का मूव देखा जा सकता है। थोड़ा सा बाउंस आ सकता है एशियन पेंट्स में। जी हाँ आदित्य, क्रूड से आपने काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेट किया, पर क्रूड को देखें तो $70 पर बैरल के आसपास ही है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी ठीक से प्ले कर रहा है एशियन पेंट्स के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आज ब्रोकरेज के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पे दिखेगा एक्शन। जिनय जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। जिनय गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पर है रिपोर्ट्स? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं इन्फोसिस से। एक्सिस बैंक ने अपग्रेड किया एड रेटिंग पे और जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके कर दिया है 2,050 रुपये। उनका मानना है कि जो Tier 1 ग्रोथ है वो कंपनी वापस रीगेन करेगा FY26 में, और जो मार्जिन्स है वो भी हमें एक स्टेबल देखते हुए नज़र आ रहा है, लार्ज डील्स रैंपअप्स होने के अलावा भी। इसके साथ उन्होंने कंपनी का जो PR रेशियो है उसको बढ़ाकर 26 टाइम्स पर कर दिया है। विप्रो एक और IT स्टॉक फोकस में रहेगा। इन्वेस्टेक का रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी जो सेल रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो है 290 रुपये का। उनका मानना है कि जो शेयर होल्डर्स पे आउट है और कैपिटल अलोकेशन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है। उसी के साथ जो जहाँ पर अभी करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ से डाउनसाइड उन्हें काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है, क्योंकि कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छा खासा कैश बैलेंस पे करीब 6.1 बिलियन US डॉलर्स का कंपनी के पास कैश बैलेंस है। उसी के साथ जो नई पॉलिसी है वो भी पीयर्स के थ्रू इनलाइन नज़र आ रही है इन्वेस्टेक को। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है डीमार्ट पर, जहाँ पे उन्होंने अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है। जो टारगेट प्राइस है वो है 34.25 का। उनका मानना है कि कंपनी का जो कम्पिटिटिव मोड है वो एक वीक कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ जो फ्रेश फूड में एडवांटेज है कंपनी का वो भी उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हाई कंपटीशन, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन की वजह से। उसके अलावा जो लार्ज सेक्शन है इंडियन ग्रोसरी मार्केट पे वो डीमार्ट अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये एक दो कंसर्न्स गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट किए हैं। इसी के चलते उन्होंने जो एस्टिमेशन है आगे चल के 3 साल के लिए वो कट किया है 4.2, 6.2 और 6.1% रिस्पेक्टिवली। उसके साथ इसके बाद बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। सिटी की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है बजाज फाइनेंस का वो है 8,150। उनका मानना है कि जो भी कंपनी ने LRS निकाला था 2025 से 29 का, उसमें पहला तो एक पेमेंट मार्केट शेयर वहाँ पे उनको गेन करना है करीब 1% मार्केट शेयर का। याद रखिएगा पहले जो टारगेट था वो था 3% का। उसके अलावा कंपनी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने को देख रहा है और ये बेसिकली जेन AI यूज़ केस से कंपनी देख रहा है। इसके अलावा जो दूसरे स्ट्रेटेजीज कंपनी ने हाईलाइट किए वो है MSME, जो अगला ग्रोथ इंजन कंपनी के लिए बनेगा। एक मार्केट लीडरशिप उन्हें बनानी है PL, गोल्ड लोन और MFI में, और उसी के साथ जो ऑटो लोन्स है वो उनको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए देख रहे हैं। और जो ग्रीन फाइनेंसिंग होगा वो भी कंपनी देख रही है कि ये लॉन्च करे कॉर्पोरेट लीजिंग के साथ। ठीक है, जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम रिपोर्ट्स जिनके दम पर आज ये शेयर फोकस में रहेंगे। एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। राहुल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी न्यूज़ स्वदेश पर। राहुल जी, ये डीमार्ट पर जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बिकवाली की रेटिंग बरकरार है,
लक्ष्य को 4,000 रुपये से घटाकर अब 3,425 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। और हमने देखा भी है कि सितंबर में जहां ये शेयर 5,500 के आसपास है, अभी 3800 रुपये के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ग्रोथ जो हमने देखी है डीमार्ट को एंजॉय करते हुए, अब वो पुराने ज़माने की बात हो गई, और जो क्विक कॉमर्स वाली जो कंपनीज़ हैं, जेप्टो हो गए या फिर ब्लिंकिट हो गए, इंस्टामार्ट हो गए, ये एक बड़ी कंपटीशन दे रहे हैं डीमार्ट को? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक दो चीज़ है, मार्केट वैल्यूएशन देता है ग्रोथ पे। तो आप जैसे कंपेयर करते हैं कि नए जनरेशन, नए न्यू टेक एज कंपनीज हैं, जोमेटो, स्विगी और मेरे ख्याल से जेप्टो, जिस तरह से ग्रोथ इनमें आती हुई देखने को मिल रही है। और सिंपली आप अभी जैसे जोमेटो ने 8,500 करोड़ का QIP रेज किया उन्होंने, और वो पैसा वो ब्लिंकिट में डालने की बात कर रहे हैं, और जो सेगमेंट हाई ग्रोथ सेगमेंट है, और जिस तरह से जोमेटो में भी हम देख रहे हैं कि 65 to 68% का ग्रोथ की बात कर रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। सिमिलरली स्विगी के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम देख रहे हैं, और ऑब्वियसली जेप्टो में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से एक साइड है ग्रोथ वर्सेस वे द थिंग्स आर प्लेइंग एंड द साइज ऑफ मार्केट वो टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी साइड है डीमार्ट, जहाँ बात करें हम कि ये लास्ट 2 क्वार्टर मेरे ख्याल से बिलो एस्टिमेट्स नंबर आए, सेम स्टोर ग्रोथ में मेरे ख्याल से कम आते हुए देखने को मिला है, और मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से पहले से ही भाग चुके थे। और ये क्वार्टर के अंदर हम देखें Q2 के अंदर, तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर कंपनीज के नतीजे बिलो एस्टिमेट रहे हैं, और कमेंट्री भी खराब रही है मैनेजमेंट की इन टर्म्स ऑफ। तो यही चीज़ है कि जहाँ पे डीमार्ट में भी हमने वाली देखने को मिली है, और स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म्ड इन लास्ट 6 months to 8 months के अंदर। तो और ये खाली डीमार्ट का नहीं है, पूरा सेक्टर ऐसे गिरता हुआ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी मेरे ख्याल से स्टॉक साइडवेज रह सकता है थोड़े टाइम के लिए। मार्केट वेट करेगा 2-3 क्वार्टर में अर्निंग्स क्या होते हैं, और जिस तरह से रन अप है, तो एक बार मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज दूसरे स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा है ये लेवल से वीज़ा-वीज़ डीमार्ट। तो मेरे ख्याल से मैं होल्ड की राय दूंगा नियर टर्म में। और ऑब्वियसली आपने जैसे बताया, मेरी भी माननी है कि न्यू एज कंपनीज विल डू मच बेटर प्रॉक्सी टू डीमार्ट। ठीक है, डीमार्ट को लेकर ये व्यू। अब फटाफट एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स पर जल्दी राय लेते हैं। आईटी को लेकर रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, और आईटी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड भी कर रहा है। कल भी हमने देखा कि बाजार अगर सपाट बंद हुआ निफ्टी, तो उसके पीछे का योगदान आईटी का रहा, फोर्स रहा वहां से। इन्फोसिस पर एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है, रेटिंग को बढ़ाकर कर दिया है ऐड, और लक्ष्य किया है इन्होंने 2,050 रुपये का दिया है। कल रिपोर्ट आई थी इन्फोसिस को लेकर, विप्रो को लेकर, गोल्डमैन सैक्स की उन्होंने अपग्रेड किया था। आदित्य, जरा आप चेक करके बताइए, आईटी में अगर कुछ लेना हो, ट्रेड करना हो, तो क्या इन्फोसिस ही ठीक है, या फिर कोई और शेयर है जो आपकी नज़र में है? देखिए, आईटी स्टॉक्स खासकर काफी सेंटिमेंट्स अफेक्ट होते हैं। इंटरनेशनल बाजार में नैस्डैक में क्या हो रहा है, बट कुछ दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक्स में। तो एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे इन्फोसिस में। यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हमें 1990 के ऊपर। एक बार ये लेवल निकल जाते हैं, यहाँ पे तेज़ी का मन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए वहाँ पे 1965 का, और इसमें टारगेट बन के आएंगे 2020 से लेके 2050 के। 2020 से 2050 के टारगेट इन्फोसिस के लिए आपके लिए खरीदारी की सलाह है। 1948 रुपये पर कल क्लोजिंग दी है इन्फोसिस की शेयर ने। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गई हैं जेएम फाइनेंशियल से। सोनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए मैम, कहाँ पर आपकी नज़र रहेगी आज? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। मेरा पहला बाय यहाँ पे रहेगा जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट फूड कल काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है 700 के ऊपर। सो हमें लगता है कि जुबिलेंट फूड आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 690 स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कीजिए। टारगेट रहेगा 725 730 के बीच में। और सेकंड जो बाय यहाँ पे है वो है डिक्सन में। डिक्सन में हम देख सकते हैं कि अप ट्रेंड अभी भी क्वाइट इंटैक्ट है। इनफैक्ट 17,000 से लेके 17,500 ये रेंज में कल पुट ओपन इंटरेस्ट में काफी अग्रेसिव एडिशंस बनी है डिक्सन में। सो हमें लगता है कि डिक्सन में अभी टुवर्ड्स 18,000 18,200 रेंज को टेस्ट करने के लिए काफी स्पेस है। सो डिक्सन में आप 17,500 के करीब डिक्लाइंस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 17,200 का। टारगेट रहेगा 18,200।
ठीक है, 18,200 के टारगेट डिक्सन टेक के लिए 17,500 पर डिक्सन टेक्निकल क्लोजिंग दी है, 1% की ठीक ठाक तेजी साइज के लिहाज से। 18,200 का टारगेट होगा, 17,200 का स्टॉप लॉस सीधा सीधा आपके लिए। ये दो करेंगे आपके टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स है वहां पर किस तरीके के अपग्रेडेशंस देखने को मिल सकते हैं और आगे किस तरीके के नए इनोवेशन दिख सकते हैं, साथ ही पेमेंट करने के तरीकों में कितना बदलाव नजर आ सकता है, इस पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। आइए सुनते हैं। सर, किस तरह के नए इनोवेशन है जो पेटीएम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? किस तरह के नए साउंड बॉक्स है या जो पेमेंट करने का जो तरीका है वो कितना बदलता हुआ दिखेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सारे देश के कोने कोने में जाके आप मोबाइल फ़ोन निकाल के एक पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, और उसकी ही पहले प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बड़ी होनी है। आपने जैसा देखा कि हमने साउंड बॉक्स लॉन्च किए और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के साउंड बॉक्स लॉन्च करे। अभी मेरा मानना है कि उसमें और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम उस मशीन में, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, और तो हम इसमें बहुत कुछ और जो लोकल रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हैं। तो पहला तो मेरा कहना है कि इससे पहले कि हम कोई नया मेथड लाएं पेमेंट के लिए या कोई एक नई चीज़ मार्केट में आए, उससे पहले पेमेंट को, मोबाइल पेमेंट को, डिजिटल भुगतान को सब जगह कोने कोने में होना है, और उसके लिए हम आजकल काम कर रहे हैं। और सर, इसमें हम देखिए कि किस तरह के और नए पेमेंट एवेन्यू दिख सकते हैं आगे चल के, और क्या कॉस्ट ऑफ जो पेमेंट थी कंपनीज के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, B2B प्लेयर्स बिजनेसेस के लिए भी, वो आगे चल के और कम होगी? क्या वजह जो है वो इस्तेमाल होगी, क्या कारण रहेंगे जिससे वो कम होगी? मेरा तो कहना है कि अभी तो मतलब लेजेंडरीली कम है, जीरो प्राइस है बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पेमेंट्स, तो जीरो से कम करने का तो मेथड ही नहीं है। मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया बात जो एक बिजनेस मॉडल, MDR जो है वो गवर्नमेंट से मांग है, अभी तो GR है, अभी तो जीरो MDR है। यस सर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सबमिट इंसेंटिव की तरह से फंड करते हैं। तो मेरा मानना है कि भारत का जो पेमेंट सिस्टम है वो एक ग्लोबल मॉडल है कि उसको कितने तेजी से, कितने दूर तक, कितने डीप इकोनॉमी तक प्रचार प्रसार करा गया है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण इसकी प्राइसिंग एक एलिमेंट रहा है। आखिरी सवाल होगा सर मेरा, डिजिटल पेमेंट्स के अलावा भी सर अब और कौन से कारोबार में हम आपको डाइवर्सिफाई होते हुए देख रहे हैं? इंश्योरेंस वगैरह के अलावा और कहाँ पे आप जाने का सोचेंगे आगे? फोकस ऑन कोर पेमेंट्स। तो अभी सर नहीं माना जाए कि दूसरे डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह के प्लान थे वो? मैं कहूँगा कि मैं फोकस ऑन कोर, यानी कि कोर बिजनेस है उस पर फोकस रहूंगा, और उसी में से हमें अपना जो बिजनेस है वो आगे बढ़ाना, पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उसमें, डिस्ट्रैक्शन से पहले फोकस। ठीक है, तो ये पेटीएम के मैनेजमेंट बताते हुए कि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चेंजेस करके अपने ही कंपनी को कुछ और बेनिफिट हम दे सकते हैं। 967 पे चल रहा है। एक बार राहुल शाह, आपका टेक चाहिए पेटीएम पे। हज़ार के ऊपर भी महंगा तो नहीं होगा? नहीं, किसी भी आदमी को एक इन्वेस्टमेंट करनी है, पेटीएम कर सकता है। वो जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे सपने सब खत्म हो गए। सो आई थिंक दो चीज इम्पोर्टेंट है जिस तरह से मार्केट अभी जिस तरह से देखने को मिल रहा है। एक है मार्केट्स कहाँ, थीम कहाँ चल रही है। एक है जितने भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में मार्केट उसको वहाँ पे वैल्यूएशन दे रहा है और तेजी का दौर चल रहा है। तो भी कोई भी सेक्टर की पकड़ लीजिए। हाँ, एक बार हमने फूड डिलीवरी ऐप पकड़ लीजिए, फिर हमने डिलीवरी करके कंपनी डिलीवरी देख लीजिए, थर्डली आप देख लीजिए कैपिटल मार्केट्स के जो स्टॉक्स के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक बार तेजी देख लीजिए, और फोर्थ जो कैटेगरी है ये जो पेटीएम जैसे स्टॉक के। तो आई थिंक द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स इट। और मार्केट्स क्यों यहाँ ये सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है? ये सब कंपनीज के अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छे हैं, हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, और मेरे ख्याल से पेटीएम का भी यही मेरा मानना है। हालांकि स्टॉक्स काफी हद तक नियर टर्म में बहुत ही तेजी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से डिक्लाइंस पे लेने की मेरी भी राय रहेगी। मुझे लगता है यहाँ से 20% जैसा आराम से बन सकता है पेटीएम में। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे करके एकुमुलेट किया जा सकता है, इसलिए बाइंग ऑन डिप्स की स्टैंप लगी है। यानी कि जब जब भी आपको मौका मिले और पेटीएम के अंदर गिरावट हो, ये गिरावट कैसे कैलकुलेशन करें? देखो, 10% टूटेगा तो करीब 90 रुपये जाएंगे, 5% टूटेगा तो 45 रुपये जाएंगे। तो कम से कम 10% का गैप रखो। 90 रुपये सस्ता मिल जाए, 8% सस्ता मिल जाए, 7% सस्ता मिल जाए, तो एक राउंड की बाय करने में बुराई नहीं है। ये राहुल शाह जी का कहना है। बजाज फाइनेंस के अंदर कल थोड़ा टर्न अराउंड हुआ है। एक्चुअली थोड़ा फाइनेंस की कंपनीज चली, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था बजाज फाइनेंस का वापस थोड़ा ऊपर आना। और आज रिपोर्ट्स भी आई हैं, सिटी की रिपोर्ट है, फिर बाद में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है। 67 रुपये कल ऊपर जाके बंद हुआ है।
ये रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही हैं। एक बार जरा पता कर लेते हैं, सोनी होंगे हमारे साथ। सोनी पटनायक, एक बार जरा बजाज फाइनेंस चेक करोगे आप? जी निम्बी जी, यहाँ पे हम देखेंगे बजाज फाइनेंस में तो थोड़ा सा कल जो एक अच्छा रिकवरी नजर आया है। इम्पोर्टेंट है कि अभी 7000 लेवल को होल्ड करके उसको क्रॉस करने के लिए, बिकॉज 7000 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर उसको क्रॉस करता है तो टुवर्ड 7200 लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 6850 का एक सपोर्ट है। तो हमें लगता है कि आज के डे में फॉलो बाइंग काफी नेसेसरी है। 6850 लेवल्स को होल्ड करना चाहिए, 7000 रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करने चाहिए। तो काफी पैरामीटर्स है। आज इसको टिक मार्क अगर करता है तो जाके हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे कंटिन्यू करेगा टुवर्ड 7200 प्लस लेवल्स। ओके, ठीक है। ये जो लेवल्स और जो कन्विक्शन है आप सोनी पटनायक आपको बता रही है, हमने स्टैंपिंग करके आपके सामने रख दी है। आपको ध्यान है पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से पिटे। जैसे ही गोदरेज कंज्यूमर्स ने कहा कि उनके तो डिमांड कम हो रही है, उनके प्रोडक्ट नहीं अच्छे से बिक रहे हैं, उसके बाद से देखो क्या तोड़फोड़ मची इसके अंदर। कल कुछ हद तक ये शेयर्स टूटे नहीं, रुके हैं। तो कल जब रुके हैं तो उसके बाद क्या वापस पुल बैक आ सकता है? आदित्य अरोड़ा हमको बताएंगे। आदित्य, मैं एक रिपोर्ट का रेफरेंस के बेसिस पर बताता हूँ। सिटी की कंजम्पशन को लेकर एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो उनकी टॉप पिक है, हाँ गौर से सुनिएगा, वही शेयर आपको चेक करने हैं। उसमें है वरुण बेवरेजेस, उसमें है HUL, उसमें है जुबिलेंट फूड वर्क। ये 3 शेयर्स हैं, HUL, जुबिलेंट फूड और वरुण बेवरेजेस VBL। इन तीनों में से स्ट्रक्चर किसका ठीक होने जा रहा है वापस से? बिल्कुल देखिए, काफ़ी अच्छा आपने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट अप किया है। जुबिलेंट फूड क्लियरली स्टैंड आउट करता है यहाँ पे। और आप देखेंगे एफएमसीजी में जो अभी करेक्शन चालू है कुछ हफ्तों से, उससे पहले ही जुबिलेंट फूड में करेक्शन चल रहा था कुछ महीनों से। एंड जहाँ पे यहाँ पे मेन लाइन मेन स्ट्रीम एफएमसीजी काउंटर्स में करेक्शन है, वहीं जुबिलेंट फूड में क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। अगर हम 2-4 हफ्तों की बात करें तो ऑलमोस्ट 560 से स्टॉक 700 की तरफ दौड़ लगा चुका है। और मुझे लगता है अभी भी इसमें पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें स्टीम है। देयर स्टिल सम स्टीम लेफ्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे भी अभी बाय कर सकते हैं, इस भाव पे भी इसको बाय किया जा सकता है। एट 702.20 में इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 680 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 720 से लेके 730 के। ओके, ठीक है, डन। एक शेयर जरा सोनी से और पता करते हैं। सोनी, कल जब शेयर्स चल रहे थे तो उसमें हमने जिंदल स्टील को काफ़ी बढ़िया बनते हुए देखा, 3-3.5% ऊपर था, लेकिन उसमें फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा नहीं था। तो एक बार जरा देख के बताइए, आज चल सकता है जिंदल स्टील? देखिए, जिंदल स्टील में कल मोमेंटम डेफिनेटली काफी स्ट्रांग था। ओपन इंटरेस्ट हालांकि उस तरीके से एडिशंस या सपोर्टिव ट्रेंड यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आज इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज 1010 का इंट्राडे में रेजिस्टेंस है। क्रॉस करता है तो अपसाइड इंटैक्ट रहेगा टुवर्ड्स 1040 लेवल्स आप देख सकते हैं टेस्ट करते हुए। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 990 को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 990 को होल्ड करके क्लोज करता है एटलीस्ट 1-2 दिन में भी इसी रेंज में, तभी भी हम कह सकते हैं कि प्रीएम्प्ट करते हुए लगता है कि टुवर्ड्स अपसाइड ही ब्रेक करेगा। बट 990 के बिलो क्लोजिंग बेसिस पे मुझे लगता है दोबारा से वीक हो सकता है, तो थोड़ा सा वहां पे कॉशियस होना चाहिए। सो 2 लेवल्स आज नोट करने चाहिए, 990 ऑन क्लोजिंग बेसिस, और ऊपर में 1010 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। सोनी, एक शेयर आप और चेक करो, वो है LTI माइंट्री। एक बार जरा चेक करना है, ब्रेकआउट है क्या? हम भी जरा बना के चार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। LTI माइंट्री एक बार जरा देखिए ना। LTI माइंट्री इनफैक्ट कल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है बिकॉज एंटायर मिड कैप IT स्पेस में बहुत अच्छा मोमेंटम है, और डेली चार्ट्स पे इसका ब्रेकआउट काफी जबरदस्त लग रहा है। हमें लगता है कि 6500 लेवल को होल्ड करेगा आज एंड टुवर्ड 6800 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। सो कहीं ना कहीं हल्की से डिक्लाइंस पे आप बाई कर सकते हैं। 6500 का सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे 6430 का ही स्टॉप लॉस लगाए, उससे ज्यादा यहाँ पे रिस्क मत लीजिए। बिकॉज अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू करना है तो आज फॉलो बाइंग इसमें आना जरूरी है। 6430 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें, टारगेट रहेगी 6800।
ठीक है, ये हमने चार्ट भी दिखा दिया है। ये ब्रेकआउट टिपिकली आप जो माउंटेन्स देख पा रहे हैं उसी का ये एक हिट है, यानी कि उसको तोड़ के वापस निकलने की कोशिश हो रहा है। लेकिन ये बात सच है कि फॉलो बाइंग होनी चाहिए। ये फॉलो बाइंग अगर नहीं हुई तो फिर दिक्कत होती है। ये फॉलो बाइंग के लिए रिक्वायरमेंट है इसको, अगर इस ब्रेस को और तेज़ करना है तो। बट हाँ, ये शेयर नोटिसेबल शेयर है, LTI माइंट्री, इसको ज़रूर आप ध्यान रख सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसको ज़रा हटाइएगा चार्ट से, स्क्रीन से ज़रा इस चार्ट को। 1-2 शेयर ज़रा और चेक करवा लेता हूँ मैं सोनी से। सोनी एक शेयर और है, 1 मिनट जस्ट आप उसको भी ज़रा देख लीजिए। 1 मिनट, हाँ, ये ज़रा आप चेक करना। एक सीमेंट कंपनी से चेक करो। अच्छा, सीमेंट कंपनी छोड़ दो, इंडस टावर को चेक करो आप। इंडस टावर क्या चल सकता है क्या आज? इंडस टावर, ठीक है, इंडस टावर में उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 360 के ऊपर और कंटिन्यू कर रहा है, उसको होल्ड करके उसको डिफेंड कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे 20 EMA के एक सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि अगेन टुवर्ड्स 380 एक साइडवेज रेंज रह सकता है। बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे आज तोड़ता है और नीचे टुवर्ड्स 352 350 लेवल्स टेस्ट करता है तो अगेन थोड़ा-सा डिफिकल्ट रहेगा कि उसको वो अपसाइड टुवर्ड्स 380 देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि क्रूशियल है, इसको वेट एंड वॉच कीजिए। थोड़े न्यूज़ के साथ इम्पैक्ट इसके हाई रहते हैं। सो 352 इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट वॉच करना चाहिए, या तो फिर अगेन वो आज 360 को बिना ही ब्रेक की करे ऊपर में रिज़्यूम करना चाहिए। उसने जो पहले एक 3-4 दिन पहले जो उसने अप ट्रेंड देखा था उसको रिज़्यूम करना चाहिए। ठीक है, इंडस टावर को लेकर ये व्यू। 2-3 और शेयर ऐसे जानते हैं जहां पर कल हमने एक्शन अच्छा खासा देखा। आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा ये समझ लेते हैं। आदित्य, जरा ये बताइए कि RBL बैंक में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। कल भी ठीक ठाक मूवमेंट रही। कहाँ साल की शुरुआत 300 रुपये पर हुई थी, फिर गिरते गिरते 150 आ गया, वहां से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है शेयर। ये क्या इस पर ट्रस्ट करें RBL बैंक पर? कोई तेजी का सौदा बनता है इसमें? देखिए, शॉर्ट टर्म तेजी का सौदा बनता है, बट लॉन्ग टर्म में ऑल्दो वीकनेस यहाँ पे बनी हुई है, तो ट्रस्ट शॉर्ट टर्म में किया जा सकता है। इसमें बुलिश नजरिया बना सकते हैं एट 178.08। स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें 168 का, और टारगेट रहेंगे 186 के। ठीक है, 168 का स्टॉप लॉस, 186 के टारगेट RBL बैंक को लेकर। सोनी, आप आर लेटर वाला जरा एक और शेयर आप चेक कीजिए, रेमंड का। अब तो इसमें इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट ही बचा है, लेकिन कल वॉल्यूम बड़ा गजब का था और डे हाई पर हमने क्लोजिंग होते हुए इसकी देखी है रेमंड की 1800 रुपये के आसपास 12% की तेजी रही। और अगर हम इसके लोअर लेवल से बात करें, पिछले महीने जो लो बना था वहां से 30-40% ये शेयर दौड़ गया है। क्या आपको लगता है कि ये चाल बरकरार रहेगी आगे भी? अभिषेक जी, यहाँ पे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को कल क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज किया है। सो सर्टेनली मुझे लगता है यहाँ पे अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कल आया है वॉल्यूम्स के साथ। सो कहीं ना कहीं पोजिशनली टुवर्ड्स 1900 और 2000 रेंज को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है डेली चार्ट्स पे। इमीडिएट बेसिस पे 1730 का एक सपोर्ट है, उसको होल्ड करते हुए हमें लगता है कि पोजिशनली 1900 प्लस लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 1900 के लेवल तक ही जा सकता है, 1900 रुपये तक जा सकता है रेमंड का शेयर। केमिकल स्टॉक्स में हम देख रहे थे कल सेलेक्टिव बाइंग आई थी राहुल जी, और कल हमने देखा कि अतुल लिमिटेड में तेजी रही, नवीन फ्लोरिन में तेजी रही, कुछ और शेयर चल रहे हैं। ये क्यों तेजी आ रही राहुल जी, और आपकी कोई पसंदीदा पिक इस बास्केट में? तो मेरे ख्याल से हम देखें तो ओवरऑल केमिकल एज अ बास्केट हम देखें तो लास्ट 2 साल से इन्वेस्टर को निराशा देखने को मिला है, और कंटिन्यूसली ऑब्वियसली उनके नंबर्स में खराब आते हुए देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के नंबर्स के अंदर कपल ऑफ केमिकल कंपनीज ने बॉटम आउट होते हुए देखने में उसका कमेंट्री थोड़ा पॉजिटिव रहा है, जिसमें से अतुल का कमेंट्री काफी पॉजिटिव रहा है, और उन्हें बताया भी है कि जिस तरह से ये रहे हैं लास्ट 2 साल तक, तो अभी थिंग्स आर बीन बेटर ऑफ, यहाँ से इन्वेंट्री लेवल्स कम होंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से मेजर रीजन था। तो और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी जो नहीं चला, और मार्केट ढूंढ रहा है कि जहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू सपोर्ट करते हैं वीजावी सेक्टर के अंदर और स्टॉक्स के अंदर, जहाँ जहाँ पिच और ऑलरेडी स्टॉक्स चल चुके हैं और वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से केमिकल स्पेस के अंदर यहाँ से सिलेक्ट बाइंग देखने को मिल सकती है फ्यू सिलेक्ट केमिकल कंपनीज के अंदर। अभी भी मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड प्लस द मोमेंटम जारी रह सकता है और ग्रोथ भी आ सकता है। तो इसमें से अतुल मेरा फेवरेट रहेगा लार्ज कैप स्पेस के अंदर। मेरे ख्याल से
बॉटम पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 20% मिनिमम यहाँ से मिल सकता है पोजिशनल ट्रेडर्स को, तो मेरी राय अतुल लेने की रहेगी इन एंटायर केमिकल बास्केट की। ठीक है, अतुल को खरीदने की सलाह है। 7,500 रुपये का ये शेयर है। कल अच्छी तेजी इसमें देखी हमने 3% के आसपास की। देखते हैं कि आज इसमें मूवमेंट कैसा रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया प्ले आपके लिए। अब देखिए 11 दिसंबर आज हो गया और ये साल बीतने में 20 दिन एग्जैक्टली रह गए हैं। नए साल की तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी हैं और ब्रोकरेज हाउसेज ने भी कमर कस ली है। जेएम फाइनेंशियल ने नए साल के लिए टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें बीएचईएल का टारगेट प्राइस करीब 50% बढ़ाया है। और कौन से शेयरों पर बीएचईएल जेएम फाइनेंशियल की नजर है, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, 50% बीएचईएल, बताइए क्या रीजंस दिए और दूसरे कौन से शेयर हैं जेएम फाइनेंशियल की लिस्ट में? देखिए, ऐसे 3 स्टॉक्स है वैसे अगर आप देखेंगे तो, जिनमें 40% से ज़्यादा का रिटर्न अनुमान लगा रहे हैं ये 2025 में, और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे 12 स्टॉक्स जो है इनमें अगर आप देखेंगे तो 10% से ज़्यादा के रिटर्न जो है आपको साल 2025 में देखने मिलेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपने हाईलाइट किया, बीएचईएल करीब 49% के आसपास के रिटर्न, 371 का टारगेट ये देख रहे हैं। उनका कहना है कि खासकर पावर सेक्टर में जिस तरह से सरकार का फोकस है उसका बड़ा फायदा जो है वो बीएचईएल को देखने मिलेगा। और FY 24 से 27 तक 30 से 103% के आसपास के रेवेन्यू और एबिटा CAGR से ये कंपनी ग्रो करेगी। अगला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो साइन DLM है, 663 का टारगेट यहाँ पे भी है, करीब 45% के आसपास का अपसाइड है। जी एंटरटेनमेंट में 142 का प्राइस टारगेट ये देख रहे हैं, यानी करीब 40.8% के आसपास का अपसाइड यहाँ पे है। मारुति, इसमें ये करीब 11,260 का टारगेट दे रहे हैं, यानी कि मारुति जैसे दिग्गज में भी करीब 35% के आसपास का अपसाइड ये देख रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो SUV लॉन्चेस अब ये कंपनी कर रही है, CNG में जिस तरह से बढ़ता हुआ फोकस है, उसका बड़ा फायदा जो है वो मारुति को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा IT में KPIT, ये इनको सबसे ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे 1533 का टारगेट ये दे रहे हैं, करीब 33% के आसपास का अपसाइड है। इनका कहना है कि यहाँ पे 24 से 27 तक FY करीब 17% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ से ये कंपनी ग्रो करने वाली है, इसके लिए स्टॉक इनको पसंद है। इसके अलावा संवर्धन, मदरसन, ग्लोबल हेल्थ, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, एक्सिस बैंक, ये देखिए दिग्गज बैंक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 22.5% के आसपास का अपसाइड आएगा, यानी कि 1163 के आसपास के टारगेट जो है वो एक्सिस बैंक में ये देख रहे हैं। हेवल्स, मेट्रोपोलिस और निपॉन AMC, ये कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे ये बेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो BHEL है, जहाँ पे 49% का अपसाइड है। इसके अलावा याद रखिएगा दिग्गजों में मारुति, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स है जो इन्हें पसंद आ रहे हैं। ठीक है वरुण, ये कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आपने बताई, जेएम फाइनेंशियल्स की। खुद जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक भी हमारे साथ ही हैं। एक काम करते हैं, जरा उनसे पता ही कर लेते हैं BHEL के बारे में, उनका टेक क्या है। सोनी, एक बार जरा BHEL देखना, आपकी ही कंपनी ने बताया ये। देखिए, BHEL मुझे लगता है कि अभी काफी टाइम से थोड़े से साइडवेज ट्रेंड को पकड़ के रखा है। इनफैक्ट एक 200 EMA का डेली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 260, तो वो लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो अगर क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करता है तो ट्रिगर करेगा फॉर अ मीडियम टर्म अपसाइड मूव, कहीं पे आपको टुवर्ड्स 280 और 300 रेंज पे नजर आ सकती है। साइडवेज रेंज है, अगले पिछले 4-5 दिन से हम देख सकते हैं कि वो टुवर्ड्स 245 और 260 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो 260 को एक बार निकालना डेली चार्ट्स पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। खैर, इस लिस्ट के अंदर जी एंटरटेनमेंट भी है। अगर किसी को वैल्यू हंटिंग करनी है तो जी एंटरटेनमेंट पे भी कर सकते हैं। मेरे को अच्छे से पता है, राहुल जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उन्होंने कई बार जी के बारे में हमको गाइड भी किया है। और ये शेयर उस समय 122-125 रुपये के आसपास का था, अभी 140 तक तो आ ही गया है। आपको पता है मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब इसी रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा हूँ जो जेएम फाइनेंशियल जोन में 200 रुपये तक का टारगेट दिया गया है। तो एथिकली 140 वाला शेयर अगर 200 हो जाता है तो आप खुद ही परसेंटेज लगा ली, 35% से ज़्यादा का रिटर्न आपको कैलकुलेशन होकर आ सकता है, और ये वैल्यू हंटिंग के तौर पर ज़रूर देखना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं राहुल शाह का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका आज कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और उनकी जगह पर अब ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। ध्वनि नमस्ते। पहले आपके शेयर्स आज आप कौन से शेयर्स पे फोकस्ड हैं? मॉर्निंग डिम्पल जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो फोकस है वो चोला फाइनेंस के अंदर बन रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि एक अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिल रही थी। ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है कल के सेशन में क्लोजिंग के साथ, और इनफैक्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट
लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 200 डीएमए की और 50 डीएमए की, दोनों के ऊपर इसका क्लोजिंग कल के सेशन में आज विटनेस करने को मिला है। आज के सेशन में भी ये तेजी आपको ऊपर की तरफ बरकरार रहती हुई देखने को मिलेगी। 1380 से लेके 1400 तक के जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड पे इसके अंदर बना रहेगा। नीचे 1315 का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करना रहेगा। ओके, ठीक है, डन। तो आपके स्टॉक्स हमको नोटिस हो गए हैं और अब मैं कुछ एक शेयर्स आपसे ज़रा और पता कर लेता हूँ। अच्छा, ये बड़े शेयरों में आप ज़रा HDFC बैंक देख के बताना कितनी हेल्प आज करने जा रहा है, या फिर ये भी साइडवेज होगा ध्वनि? जी बिल्कुल डिम्पी जी, HDFC बैंक के अंदर कल के सेशन में तो हमने देखा कि एक ओपन हाई की फॉर्मेशन के साथ स्टॉक ने एक डाउनवर्ड मोमेंटम है वो दिखाया था और उसके बाद बाय द एंड इसके अंदर एक रिकवरी देखने को मिली थी। बट आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे नीचे हमें 1360 से लेके 1860 से लेके 1850 के नीचे अगर यहाँ पे स्टॉक ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर गिरावट जो है वो और आपको गहराती हुई देखने को मिल सकती है। 1815 का जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है वो स्ट्रांगली एक्ट आउट करते हुए देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में HDFC बैंक के अंदर कोई भी लॉन्ग साइड के ट्रेड अभी फिलहाल के लिए मैं इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी। शॉर्ट साइड के अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं जैसे स्टॉक नीचे 1860 से 50 के नीचे ओपन होता है। डन। ये कुछ स्टॉक्स के बारे में भी रिकमेंडेशंस हैं। ये पक्का शेयर है इसलिए पता करना ज़रूरी था। फिलहाल तो धोनी कह रही है कि थोड़ा अभी बेच के चलें, या फिर आपके पास है तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा आज एक्शन में रहने वाले 9 शेयर और हैं और सारे समेट के लेके आए हैं शरद दुबे। आपको बता रहे हैं कि आज के नवरत्न शेयर कौन से हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस। इन्होंने अपनी 3.0 की एक नई स्ट्रैटेजी जो है आउटलाइन की है अगले 4 साल में, और सिटी की रिपोर्ट भी है इस स्ट्रैटेजी को लेके। उन्होंने मेंटेन बाई रखा है, जो लक्ष्य है वो 8150 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। दूसरा स्टॉक रहने वाला है आपके ग्लोबल कॉफ़ी प्राइसेस के ऊपर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे भी नज़र रखिएगा। कॉफ़ी की कीमतें जो है इस साल 83% बढ़ गया है, और देखा जाए तो 47 ईयर का जो हाई पे जो है आपके कॉफ़ी प्राइसेस देखने मिल रहे हैं अब, तो इस पे जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ तो ज़रूर है। UPL की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो है लगभग 5 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन ओपन मार्केट में की है, और पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं प्रमोटर्स भी जो है अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। एशियन पेंट्स की बात करें तो LIC ने अपनी स्टेक बढ़ा दी है, 5% से बढ़ा के अब 7% कर दिया है, इन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में अनाउंस किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे RBI ने अप्रूवल दे दी है रीअपॉइंटमेंट को लेके बनावर प्रभावकर को, जहाँ पे वो पार्ट टाइम चेयरमैन के लिए नियुक्त किए गए हैं। स्टॉक के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यहाँ पे देखें तो कंपनी को एक इनकम टैक्स रिफंड मिलने वाला है लगभग 1400 करोड़ का। अभी असेसमेंट ईयर 2016 का था, लेकिन सेंटिमेंटली पॉजिटिव स्टॉक के लिए है। NTPC ग्रीन एनर्जी हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी, और यहाँ पे इनकी जो आर्म है, यहाँ पे इनको 500 मेगावाट का जो है सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है SECI से, जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 8वां स्टॉक सीमेंट स्टॉक पे नज़र रखिएगा, खास करके अल्ट्राटेक सीमेंट पे, क्योंकि ये CLSA का पिक भी है, प्रेफर्ड पिक। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सीमेंट की कीमतों में लगभग 10 से लेकर 30% प्रति बोरा या प्रति बैग की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। पैन इंडिया Q3 में जो है प्राइसेस सिक्वेंशली 3.5% बढ़े, बट फिर भी 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी गिरावट है। वीक अक्टूबर के बाद जो है सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि डिमांड की जो है आप कह सकते हैं बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट पे जो है नज़र रखिएगा। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, और इन्होंने जो है टारगेट प्राइस घटा दिया है, 4000 से जो है घटाकर 3425 रुपये कर दिया, और वो कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव मोड था पहले डीमार्ट का, अब वो ख़त्म हो जा रहा है और बहुत प्रेशर आ रही है। तो वित्त साल 2025, 26, 27 का अर्निंग एस्टिमेट्स भी 4 से लेकर 7% तक उन्होंने गिरा दिया है। तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरे 9 की नवरत्न लिस्ट हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज दिखेगा एक्शन, पर कल हमने देखा था
कि कुछ सरकारी बैंकों में लास्ट के आधे से 1 घंटे में काफ़ी जोश आया था। SBI, PNB, इन सभी काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन था। पर आदित्य, मैं कुछ प्राइवेट नेम्स भी एक बार ट्रैक कर रही थी, जिसमें कि ICICI बैंक थोड़ा स्टैंड आउट करता हुआ दिख रहा है। पर आपकी हेल्प चाहिए आदित्य कि कैसे देखें इसे, क्योंकि देखिए आई थिंक तीसरी बार है जब इसने करीब 1320 के आसपास के लेवल्स को रीटेस्ट किया है, साथ ही उसके ऊपर निकलने की तैयारी है। पर क्या इस बार भरोसा करना है या फिर मार्केट के मूड और माहौल को देखते हुए थोड़ा सा सतर्क रहे इन स्तरों पर? बिल्कुल, देखिए स्टैंड आउट तो कर ही रहा है, ऑलमोस्ट स्विंग हाई पे ट्रेड कर रहा है। इवन HDFC बैंक स्विंग हाई पे ट्रेड कर रहा है और ICICI बैंक भी स्विंग हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो दोनों क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जैसे PSU बैंकिंग, वहाँ पे इतनी तेज़ी और इतनी तरीके से स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। ओवरऑल आई वुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट आता है अच्छा, तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है 1350 के ऊपर। तो हाल फिलहाल तो अभी रेंज बाउंड एक्शन यहाँ पे बना हुआ है, बट 1350 के ऊपर यहाँ पे स्पीड बढ़ सकती है। एंड ऊपर की साइड लेवल देखे जा सकते हैं 1375 से लेके 1400, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1323 का। हालांकि अभी स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1325, तो ब्रेकआउट प्राइस रहेगा 1350, उसको ध्यान में रखें। ऑलराइट, तो ICICI बैंक यहाँ पर लेवल्स आपको ध्यान में ज़रूर रखने हैं और वो आपकी स्क्रीन पर भी एक स्टैम्प के तौर पे हमने आपको बताया। पर आदित्य, एक बार ऑटो काउंटर्स पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए कुछ दिन पहले हमारे साथ समीर अरोड़ा जो रहते हैं हिलियोस कैपिटल के, हमने उनसे पूछा कि ऑटोज़ में क्या करना चाहिए, तो उनका सीधा फंडा था कि अगर ग्लोबल चिंताएँ बरकरार है ऑटो सेक्टर के लिए, अगर ग्लोबल कंपनीज BMW, ऑडी, GM जैसी कंपनीज नहीं परफॉर्म कर पा रही, तो इंडिया में भी कुछ अलग ना उम्मीद करें। और साथ ही हम देख भी रहे हैं कि डिमांड का भी बहुत सपोर्ट नहीं है। आदित्य, ऐसे में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इवन 2 व्हीलर्स में कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हेज के तौर पे आदित्य कोई ऑटो स्टॉक जो कि आपको वीक लगता हो इस समय पे, जहां पर कुछ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल, आपने सही ये कॉन्वर्जेशन को सामने रखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आई थिंक जो अभी करेक्शन देखने को मिला बाजार में, सबसे बड़ा हिट सेक्टर ऑटो सेक्टर ही था। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भी नेक्स्ट ईयर या इन 1 और 2 क्वार्टर्स यहाँ पे करेक्शन और गहरा सकता है। बट शॉर्ट टर्म नज़रिया की बात करें तो अभी हाल फिलहाल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखती। बट मीडियम टर्म में बिल्कुल ये सेक्टर सबसे अफेक्टेड सेक्टर रह सकता है, तो इसको बिल्कुल वॉच लिस्ट पे रखें फॉर द मीडियम टर्म। अभी शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए हाल फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। ठीक है, फिलहाल तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मार्केट इस बीच अपॉर्चुनिटी देगा। आज खुलने पे ट्रेड करने पर 10 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी खुल रहा है। 110 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खुल रहा है। तो बैंक निफ्टी ने कल जो एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉइंट्स जोड़े थे ना, वो आज ओपनिंग में ले जाकर आया वापस आपसे। तो इससे ज़्यादा रेंज में कैसे रखे अपने बाजार? अब बंद तो नहीं हो सकता, ऐसे ही रखेगा अपने आप को। भाई जो आपको पॉइंट्स कल दिए थे वो वापस ले जाएगा। और 10 पॉइंट निफ्टी ने कल खोए थे, आज 10 पॉइंट आपको ओपनिंग में दे दिए। हिसाब किताब फुट्टुस, ऐसा बोलते हैं ना, हिसाब किताब बराबर, तो कई जगह फुट्टुस बोला जाता। तो हिसाब किताब बराबर, तो कुछ कुछ वैसे ही मार्केट ओपनिंग में भी आपका हिसाब किताब बराबर कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट बहुत बारीक महीन पीसेगा, खासकर कॉल राइटर्स के दिन तो ठीक है, बट कॉल के बायर्स और पुट के बायर्स अपने पैसे गंवाते जाएंगे। अच्छा काम सेबी ने ये किया है और रेगुलेटर्स ने मिलके और एक्सचेंजेस ने मिलके कि बैंक निफ्टी की वीकलीज हटा दी। कम से कम ये अच्छा चीज़ है, नहीं तो आज उसी की वीकली एक्सपायरी होती, आप देख लेते कल और आज में पता नहीं कितने लोग साफ हो गए होते इसी बैंक निफ्टी कॉल पुट के चक्कर में। कम से कम अब ऐसा नहीं होता, एक ही ट्रेड होती है, एक ही ऑप्शंस का ट्रेड है, मंथ में एंड जाके कटेगा। हाँ, निफ्टी के लिए अभी भी वीकली अवेलेबल है, इतना तो होना ही चाहिए। ये एक जस्टिफाइड फैसला भी लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपको जरा दिखाता हूँ रिलायंस HDFC की हालत, दोनों ही ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। HDFC 6 रुपये नीचे खुलेगा, रिलायंस 15 पैसे ऊपर खुलेगा। हाँ, 15 पैसे याद रखिएगा। और अभी तो खैर एक और पॉइंट, 13.5 का विक्स भी है। वैसे आपको बता दूं ये 14 के नीचे जा चुका है, तो डल करने का एक और कारण इंडिया विक्स भी है, या फिर इंडिया विक्स की वजह से भी डल हो रहा है, जैसे आप समझना चाहें। तो ये भी 14 के नीचे है, ये भी एक बड़ी वजह है।
आज फिर से बड़े शेयरों को अपना रोल अपनाना होगा अगर मार्केट को इस ड्रैग से बाहर निकालना है, नहीं तो ये यहीं रहेगा और चर्न करता रहेगा। नीचे जाने के लिए फोर्स नहीं है, ऊपर आने के लिए फोर्स नहीं है। मार्केट कुल मिला के ऐसे ही ट्रेड करेगा। आज के जो टॉप गेनर शेयर्स बनने जा रहे हैं, जो निफ्टी के टॉप गेनर्स बनेंगे, मैं फटाफट नाम बता देता हूँ उनके। उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट है, सन फार्मा, भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले। इन शेयर्स को देख के कहीं आपको लग रहा है कि ये बाजार को तोड़फोड़ मचा के ऊपर ले जाने वाले हैं? ये टाटा कंज्यूमर्स और नेस्ले तो 2 दिन पहले खुद टूटे थे, अभी तो सिर्फ रिकवरी कर रहे हैं ये हल्की सी फुल्की। और ना ही अल्ट्रा, ना ही सन फार्मा, ना ही भारती एयरटेल में बहुत दम है। टूटने वाले शेयरों की हालत भी ऐसी है, सिर्फ आधा % नीचे है। तो मार्केट खुल रहा है और एडवांस डिक्लाइन तो 1300 है। ये अच्छी चीज़ है और ये बताने के लिए सफिशिएंट होता है एडवांस डिक्लाइन 1300 वर्सेस 400 के मार्केट का रिदम या अंडरटोन वो ख़राब नहीं हुई है, वो ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट 100 पॉइंट आना, 100 पॉइंट आवन जावन ये सब चलता रहेगा, वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। कल जितने पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने जोड़े थे, आज उतने पॉइंट्स खाली कर दिए ओपनिंग में ही। तो यानी कि जहाँ पे आप खड़े थे वहीं पे आप खड़े हो। निफ्टी अभी भी 24,600 की जद में है और ना ही 24,500 400 को टेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है और ना ही वो ऊपर जा रहा है 24,800 ब्रेक करने के लिए। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन की रेशो, इंडिया विक्स सब कुछ बताने के लिए सफिशिएंट है कि बाजार कम से कम पहले 10, 20, 50 मिनट तो पूरी तरह से एक रेंज में रह सकता है। 14 के आसपास आ रहा है मार्केट इंडिया विक्स। थोड़ी देर में इसको और चेक कर लेंगे। बड़े शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए जिनके पास पूरा दारोमदार है या जिनके पास आगे का स्टीयरिंग है कि वो कैसे चलाएंगे मार्केट के अंदर। वो स्टीयरिंग रिलायंस के पास है, HDFC के पास है। दिखाते जाइए फटाफट से स्क्रीन पर, सभी कुछ आप भी चेक करते जाइएगा। आपको कोई भी शेयर आधा पौने 1% से ऊपर नीचे नहीं दिख रहा होगा। अगर दिख भी रहा है तो वो अलग से आपको दिखा दूंगा मैं। बस ये एक इन्फोसिस है जो बैक टू बैक 2 दिन से थोड़ा ठीक था। दिखाते हैं HUL भी, वो भी 3 रुपये। LNT भी दिखा दो लगे हाथ, वो भी 2-2.5 रुपये है। तो आप 6 शेयरों को देख रहे हो। 6 शेयरों में कहीं कहीं एग्रेशन दिखा, खाली इन्फोसिस को छोड़ के और TCS को छोड़ के। हल TCS भी क्या है इन्फोसिस को छोड़ के। तो आप 6 शेयरों में से 1 शेयर है। कम से कम 4 शेयर चाहिए होते हैं बाजार को इस जगह से ऊपर ले जाने के लिए। और यही बड़ी वजह है जो निफ्टी अभी भी हरे निशान में है, बिकॉज ऑफ जस्ट IT इंडेक्स। तो एक बार IT का इंडेक्स आप दिखाना चाहें तो स्क्रीन पर वो भी दिखा सकते हैं। एक और पॉइंट मैंने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि निफ्टी का पुट कॉल रेशो वो 0.86 पे है। थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। निफ्टी के बाद स्लाइटली कवरिंग करने के लिए अभी है थोड़ा बहुत, और बैंक निफ्टी नहीं करेगा बट निफ्टी कर सकता है और उसमें IT का रोल इंपॉर्टेंट होगा। और आज जो डाइवर्जेंस आपको गैप के साथ ही दिख रहा है। खैर एनी हाउ, मैं कुछ एक स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज बड़े गैप के साथ ओपनिंग या फिर उनमें आज शुरुआती बढ़त दिखी। रेमंड्स दिखाइए जरा स्क्रीन पर, 4% ऊपर है। PNC इंफ्रा, IOB ये करीब 3% शेयर ऊपर हैं। ITI ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। D-Mart 2% नीचे। आज एक रिपोर्ट भी आई है D-Mart पे और शेयर थोड़ा रुका है। पहले तो अच्छा था बट अब थोड़ा रुक गया है। अजंता फार्मा गया, जोमेटो गया नीचे। आज इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। साल का हाई टेस्ट करने वाली कंपनीज में EID पेरी है, 361 है जो कि एक ब्रोकरेज कंपनी है। बजाज होल्डिंग है, नैम इंडिया है। इन्होंने आज अपना साल का हाई टेस्ट किया है, यानी कि खुलते हल्का हरे निशान भी दिखाया और साल का हाई भी टेस्ट किया है। कुछ एक और शेयर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। अंबुजा सीमेंट और UPL में भी करीब 1% तक की ही बढ़त है। ये शेयर भी आज के नोटिसेबल शेयर होने जा रहे हैं। LTI माइंट्री जिसके बारे में हम सुबह जिक्र भी कर रहे थे, चार्ट भी दिखाया था ब्रेकआउट वाला, वो आज करीब 0.5% आपको ऊपर दिखेगा और साल का हाई भी उसने टेस्ट किया है। डिलीवरी आ चुका है 3% नीचे। कल जितना अच्छी क्लोजिंग दी थी आज उतनी बेकार ओपनिंग दी है। D-Mart 2% नीचे हो चुका है और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर भी करीब 1% की गिरावट के साथ है। कुल मिला के निफ्टी अभी सिर्फ 11 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी के अंदर 85 पॉइंट का नुकसान है। इंडिया विक्स अब लाल निशान में आ गया है। ये अच्छी बात है, बाजार को ज़रा गिरने नहीं देगा लेकिन बाजार को डल करके रखेगा। ये बात भी इसी से ही समझी जा सकती है। अब आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। हीट मैप से आप थोड़ा और चेक कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपके छोटे मोटे काम निपटाने हैं, निपटा के आ जाओ। 2 दिन तो हो ही गए और आज भी कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। ये हीट मैप और मैं आपको पहले आज हम स्मॉल कैप दिखा देते हैं निफ्टी की बजाय,
थोड़ा एक्शन यहाँ पे है, क्योंकि निफ्टी के भी कोई भी शेयर एक से ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ पे 1.5-2% तक का बड़ा मूव हो। इसमें रेडिंगटन आपको ऊपर दिखेगा, एंजल वन जैसे मैंने शुरुआत में नोटिस करवाया था, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा टूटने वालों में से एक जस्ट डायल है, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आज कमज़ोर हैं। ये स्मॉल कैप का है। स्पीड से फायर करते जाना। अब आते हैं निफ्टी पे। अल्ट्राटेक सीमेंट 2% ऊपर, ग्रासिम ऊपर है। ये दोनों सीमेंट की कंपनियां हैं। कुछ आपको एफएमसीजी की कंपनियां दिख रही होंगी, उनमें पुल बैक आ रहा है। बैंकिंग काउंटर्स में एक भी शेयर हीट मैप में नहीं दिख रहा जो 1% से ज़्यादा टूटा या बढ़ा हुआ हो। एफएमसीजी स्वाभाविक है इनका पुल बैक आना है, क्योंकि पिटे इतने थे परसों तरसों ये, और सारा काम हुआ था गोदरेज कंज्यूमर्स की वजह से। रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक काम करना। डीएलएफ आज 0.5% ऊपर है और सभी शेयर्स आपको 0.5% की जद में ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। इससे ठंडा बाजार कैसे लेके आए बताओ? कितना ठंडा मार्केट है कि शेयर भी ढूंढने में बड़ी तकलीफ हो रही है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स जब देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर स्लाइटली एक पुल बैक है, अदरवाइज वैसी कोई पोजीशन है नहीं खास। इसी तरह से ऑटो इंडेक्स के अंदर भी मारुति आज 0.5% ऊपर है। भारत फोर्ज और M&M, MRF कुछ एंसिलरीज हैं, ये आज 0.5% तक करीब नीचे हैं। फार्मास्यूटिकल्स चर्निंग का पार्ट बन रहा है ये भी, और इसके अंदर भी कोई भी बढ़ने और गिरने वाले शेयर के पास 1% का गेन या लूज नहीं है, जो आप हीट मैप पे भी इस समय देख पा रहे हैं। अब मिड कैप इंडेक्स आ गया, यहाँ पे सीमेंट कंपनीज मिड कैप सेगमेंट के भी कुछ ठीक हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आज मौका दस्तूर क्या दे रहा है? कुछ सीमेंट कंपनीज में से प्ले देखना चाहो तो कर सकते हो, कुछ कैश की कंपनीज देखना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज तो रेंज का मार्केट है। अभी हमारे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के सौदे भी रख रहे हैं। तो बाजार की बेहद शुरुआत, और निफ्टी और सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स से 0.01% ऊपर, और निफ्टी में जो बढ़त है वो है 16 अंकों की, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 104 अंकों की। तो बड़े हैवी वेट्स में इंडेक्स लेवल पर आपको कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, स्मॉल कैप में एक्शन जरूर है। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है, क्योंकि 1500 शेयर मजबूत हैं और 650 शेयर ही कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज वायदा की जो टॉप 10 जो गेनर्स है उसमें 6 आपको सीमेंट शेयर दिखेंगे, क्योंकि दाम बढ़ाने की खबर आ रही है 10 से 20 रुपए प्रति बोरी। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि सीमेंट शेयर फ्लेवर में रहे हैं, रियल एस्टेट शेयर भी चले हैं, तो उसका मोमेंटम हमें प्राइस में आज दिख रहा है। चलिए, हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स लेकर, और शुरुआत करेंगे। आदित्य, आपसे ही बताइए क्या स्पॉट किया आपने? बिल्कुल अल्ट्राटेक पसंद आ रहा है, इसको बाय किया जा सकता है 12,045 में। स्टॉप लॉस रहेगा इधर 11,750 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 12,250 से लेके 12,350 के। ठीक है, 12,250 से 12,350 के टारगेट अल्ट्राटेक के लिए। 11,750 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 2.5% की दमदार तेजी। सबसे बड़ी कंपनी सीमेंट की है ये देश में, मार्केट कैप के लिहाज से या फिर आप वॉल्यूम के लिहाज से जैसे भी देखना हो, सबसे बड़ी ये सीमेंट मेकर है अल्ट्राटेक। बढ़िया है। सोनी, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, क्या स्पॉट किया आपने? जी, इंट्राडे के लिए मुझे लगता है यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा जो है स्टॉक, उस पे ध्यान दे सकते हैं। न्यू एंट्रेंट है एफएनओ स्पेस में, इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है। 1400 के ऊपर आज निकाला है, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। सो यहाँ पे हमें लगता है 1390 अगर होल्ड करता है वही स्टॉप लॉस लगा सकता है, टुवर्ड्स 1430 1440 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। 1440, 1390 का स्टॉप लॉस, 1440 का टारगेट, सिर्फ 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 40-50 रुपए ऊपर के टारगेट। मैक्रोटेक बढ़िया से चला हुआ शेयर है ये, लेकिन अभी और चलेगा ऐसा भरोसा है सोनी जी को। ध्वनि, आप बताइए आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 काउंटर्स रहेगी। सबसे पहले काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बेस फॉर्मेशन काफी बढ़िया इसके अंदर हो चुकी है 625 620 के लेवल्स के बीच में, और वहां से आपको अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप खरीदते हैं तो ऊपर की तरफ 660 रुपए तक का इसके अंदर दमखम देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा तो आप नीचे 630 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है CDSL का काउंटर। CDSL के काउंटर में एक
स्लो एंड स्टेडी बाइंग मोमेंटम आपको विटनेस करने को मिल रहा है। करंट लेवल से अगर आप इसको खरीद के चलते हैं तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, आपको 1865 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपका जो है वो 2000 का बनता है। ठीक है, सीडीएसएल ये भी बहुत तेज रफ्तार से चला है और मार्केट रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई, वहां पर हमने मोमेंटम देखा है। 1865 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। कितना 45 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस हो गया और 2000 रुपए के टारगेट, यानी कि 80-90 रुपए ऊपर की टारगेट है सीडीएसएल में। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कल हमने देखा कि हाउसिंग फाइनेंस या फिर एनबीएफसीज, वहां पर थोड़ी थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग थी। एलआईसी हाउसिंग के लिए 630 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और 660 रुपए का आपको टारगेट लगा के चलना है। आज के बाजार में हम देख रहे हैं कि देखिए मतलब बिल्कुल शांत शुरुआत है, हल्की हल्की सी तेजी है। सेंसेक्स बिल्कुल सपाट है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है अब 177 अंकों के आसपास की, 0.25% से ज्यादा गिरावट है। 53,400 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। कंजम्पशन वाले शेयर जो तेज पिटाई के शिकार हुए थे, वहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग लौटते हुए दिख रही है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद एक रिलीफ वाली बाइंग थोड़ी थोड़ी हो रही है। सोनी, कोई कंज्यूमर स्टॉक्स में कहीं आपकी नजर गई है, कहीं पर आपको लगता है कि बाइंग के मौके बन रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज वो फॉलो अप बाइंग या फॉलो अप डेटा ऐड नहीं हो रहे हैं स्टॉक्स में। एंड ओवरऑल ब्रॉडली देखेंगे तो काफी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है एंटायर सेक्टर में। सो मुझे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफर्म डेटा है नहीं, एंड वेट एंड वॉच करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एंटायर सीरीज में हम देखेंगे तो थोड़ी सी और कंटिन्यूड रह सकता है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे। हायर रेजिस्टेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर में टुवर्ड्स 940 950 पे रेजिस्टेंस है, वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। सो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच कीजिए। इमीडिएटली इस लेवल पे कोई भी ट्रेड रेकमेंड करने की सलाह नहीं रही। ठीक है, ट्रेड नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। ध्वनि, पीएसयू बैंकों में हमने तेजी देखी थी और खास तौर से जब सीआरआर वाला जब डिसीजन आया तो छोटे छोटे बैंकों में बाइंग बनी थी। क्या कोई मिड कैप साइज का कोई बैंक जहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हो? आईओबी में देख रहा हूं शुरुआत ठीक ठाक हुई है, 60 रुपए के आसपास की भाव है। महीने भर में 10-15% ये चला भी हुआ है शेयर। कहीं कोई आपकी नजर गई है क्या इस बास्केट में? यहाँ पे अभिषेक जी, ओवरऑल जो पीएसयू बैंकिंग है उसके अंदर आप देखें तो ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे एक वापस से जो इंट्राडे हाइज बने थे वहां से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर्स किसी के यहाँ पे डैमेज नहीं हुए हैं, बट जो फॉलो अप एक्शन है वो इसके अंदर मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट यहाँ पे पुल करके देख सकते हैं, जहाँ पे इंट्राडे जो बॉटम बनाए थे वहां से यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि कंसिस्टेंटली वो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे बना के रखा हुआ है, बट वेट एंड वॉच करने की ही सलाह रहेगी। एंटायर पैक के अंदर यहाँ पे जैसे ही बीओबी के अंदर आप 265 का लेवल क्रॉस करता हुआ देखेंगे तो वहां पे फिर से आप एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ओवरऑल एंटायर पीएसयू सेक्टर के अंदर भी एक वेट एंड वॉच की ही सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा सेल ऑफ हावी हो सकता है। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही अन्य जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं वहाँ पर हमने एक बार नज़रिया ज़रूर डाला। पर आज अगर सेक्टर ऑफ द डे बोले तो वो जेन्युइनली सीमेंट काउंटर्स ही होगा, जहाँ पर हमने देखा कि सीएलएसए की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई कुछ दिनों पहले। जो प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट्स थी वो भी हमने आपको बताई थी। अब देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, ये तो काउंटर्स निफ्टी 50 के टॉप गेनर की लिस्ट में है ही। इसके अलावा जेके सीमेंट, दालमिया भारत, इन सब में भी ज़बरदस्त एक्शन है। साथ ही एसीसी, श्री सीमेंट, ये अन्य एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल जरूर हैं। ऐसे में दालमिया भारत पर एक बार सोनी आपकी राय चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि करीब 1930 के आसपास हमेशा आकर ये स्टॉक रुक जाता है और उसके बाद एक करेक्शन का शिकार होता है। पर क्या सोनी ये बार अगर जो हम देख रहे हैं इसको रीटेस्ट करते हुए पिछली बारों के मुकाबले ये थोड़ा सा अलग रह सकता है? क्या इसे ब्रेकआउट के तौर पे देखें या अभी थोड़ा सा कॉशियस रहें? सृष्टि जी, अगर हम देखेंगे दालमिया भारत तो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि 1900 लेवल है। ऑप्शन चेन में भी 1900 का अच्छा सपोर्ट है। थोड़ा सा साइडवेज है टुवर्ड्स 1950 रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट एक बार 1950 को क्रॉस करेगा पोजिशनली हम देख सकते हैं 2050 के लेवल्स को भी टेस्ट करते हुए। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल है, बिकॉज 1900 के सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और जहां पे टेक्निकली और डेरिवेटिव सपोर्ट दोनों क्लैश कर रहे हैं, सो अच्छा सपोर्ट होगा 1900 पे। इसको होल्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स हायर टारगेट्स ऑफ 2050।
2030 के टारगेट्स के लिए दालमिया भारत अब फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, पर क्या सोनी फ्रेश ऐड की आप राय देंगे 2% के मूव के साथ या अब नहीं? सृष्टि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बिकॉज 1950 के रेजिस्टेंस को है वो इनफैक्ट यहाँ पे आज थोड़ा से लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस ऐड भी हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो रेजिस्टेंस जो है 1950 को वो क्रॉस करने की तैयारी में है। पोजिशनल हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज इंट्राडे में मूव करे, अगर मूव करता है तो आप देख सकते हैं अपसाइड मूव, बट पोजिशनली आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1900 स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो पोजिशनली होल्ड जरूर कर सकते हैं, साथ ही फ्रेश ऐड के लिए भी आप इसको एक बार कंसिडर ज़रूर करें। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आज कुछ मेटल काउंटर्स में धीरे धीरे करके निचले स्तरों से थोड़ी सी तेज़ी आ रही है, पर आइए इसके मायने समझते हैं। और जो मैं ट्रैक कर रही हूँ वो है वेदांता, क्योंकि मेटल पैक में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा चमक रहा है। ये स्टॉक लगभग 1% की तेज़ी दिखा रहा है डे हाई पे, और 500 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल बन चुका है वेदांता के लिए, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं अटकलें फेस कर रहा था ये 500 के स्तर पे। 4 दिन से तो एटलीस्ट इसने रीटेस्ट किया ही है, पर आज उन लेवल्स के जो ऊपर निकला है। आदित्य, आप इसे कैसे देखेंगे? क्या अभी आपका भरोसा आया है कि या फिर थोड़ा और टिकने की, थोड़ा और देर यहाँ पे समय बिताने का आपको वेट है और फिर उसके बाद कोई ट्रेड लेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैंने क्लाइंट्स को ऑलमोस्ट 2-4 दिन से मेटल स्टॉक्स की बाय रिकमेंडेशन दी है, और मुनाफा वसूली भी की थी थोड़े दिन पहले जब मोमेंटम लूज आउट हुआ था। बट मैं यहाँ पे पोजिशनली पॉजिटिव नज़रिया ही रखता हूँ मेटल स्टॉक्स पे, कि हमारा नज़रिया यही है कि जो फंडामेंटल ट्रिगर्स आ रहे हैं, जैसे कि आज आपने सुबह देखा होगा चाइना ने वापस एक स्टिमुलस अनाउंस किया है, तो इसके चलते यहाँ पे लोअर लेवल्स पे डिमांड बनी रहेगी। यहाँ पे करेक्शन ज़्यादा बड़े शायद नहीं रहे और नीचे के लेवल से बाइंग डिमांड देखने को मिले, तो वेदांता पे भी अभी पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है। यहाँ पे इस लेवल पे भी तेजी का व्यू बना सकते हैं 503.35 में, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें 490 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 513 से लेके 520 के। ऑलराइट, 513 से 520 के लक्ष्य के लिए वेदांता यहाँ पर आदित्य देख रहे हैं। मेटल काउंटर्स पर उनके क्लाइंट की ऑलरेडी उन्होंने कॉल दी हुई है, वो भी डिस्क्लेमर आदित्य ने हमें दिया। पर आज फिर से एक बार सीमेंट काउंटर्स पर नजर डालते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आज की सीमेंट स्पेस में तेजी की वजह क्या है। ये पूरी डिटेल्स के साथ अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अशेषा, बताइए क्यों है सीमेंट में आज मजबूती? बिल्कुल, अगर पिछले कुछ दिनों या महीनों की बात करें तो सीमेंट प्राइसेस काफ़ी म्यूटेड रहे हैं, डिमांड पर भी असर दिखा है। मॉनसून था, इलेक्शन था, कैपेक्स स्पेंडिंग फर्स्ट हाफ फिफ्थ ईयर में काफ़ी कमज़ोर रहा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डिमांड पर दिखा और प्राइसेस पर भी दिखा। लेकिन अब CLSA की चैनल चेक रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि दिसंबर के स्टार्टिंग के फर्स्ट 5-10 डेज़ में करीब 10 से 30 रुपये प्रति बैग के रेट से सीमेंट के दाम बढ़े हैं, और ये एक बड़ा पॉजिटिव है सीमेंट सेक्टर के लिए। पिछले अक्टूबर से बात करें तो सीमेंट प्राइसेस काफ़ी म्यूटेड ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में जो प्राइसेस बढ़े हैं उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अभी करीब 3.5 से 4% का उछाल प्राइसेस पर दिखा है, लेकिन सालाना आधार पर अभी भी दाम 5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो अक्टूबर में वॉल्यूम्स वीक थे, उसके पहले मॉनसून था, तभी भी वॉल्यूम्स वीकर साइड पे थे, लेकिन अब नवंबर सेकंड हाफ में वॉल्यूम्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है और उनका मानना है कि अभी H2 FY25 में करीब 4% का इंक्रीज सीमेंट प्राइसेस में दिखाई देगा और वॉल्यूम रिकवरी भी अगले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई दे सकती है। सो सीमेंट चैनल चेक्स और वॉल्यूम पर नज़रिया पॉजिटिव, अल्ट्राटेक सीमेंट उनका टॉप पिक। इसके अलावा इंडस्ट्री लैंडस्केप की बात करें तो याद रखें कंपटीशन काफ़ी बढ़ रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को खरीद रहे हैं, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन काफ़ी दिखे हैं इस सेक्टर में, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ी है, सभी कंपनीज मार्केट शेयर बढ़ाने पर लगी हुई है, जिसके चलते दाम नहीं बढ़ रहे हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा है। तो ऑल इन ऑल हाँ, प्राइसेस बढ़े हैं जो एक पॉजिटिव है, और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर सभी एनालिस्ट का नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव है। येस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि FY25 सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो एक पॉजिटिव व्यू जिसके चलते सभी सीमेंट स्टॉक्स में आज पॉजिटिव एक्शन दिखा है।
विशेष आपको बता भी रहे हैं, उस रिपोर्ट के हवाले से भी सारी जानकारी दे रही हैं जो रिपोर्ट अभी वो बड़ा बता भी रही थी। और सब आप देखेंगे अमूमन ज़्यादातर शेयर समय थोड़ा है आपको बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे होंगे। ध्वनि, कोई एक सीमेंट कंपनीज जो आपकी लिस्ट में हो, अब हम क्या पूछें आपसे, आप ही देख के बता दीजिए जो शेयर आपको ठीक लग रहा हो सीमेंट में। जी बिल्कुल डिम्पी जी, सीमेंट में काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे आप अगर ग्रासिम का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्रासिम के चार्ट स्ट्रक्चर में आपको एक कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिलेगी। पिछले 4 सेशन से यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली है उसको स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया है, जहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर भी ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। तो ग्रासिम के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि 2800 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर जो है वो बना रहेगा। जैसे ही 2700 का लेवल स्टॉक क्रॉस करता है, यहाँ पे एक फर्दर रैली इसके अंदर बढ़त देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके नीचे की तरफ जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो 2660 का रहेगा। डन। आदित्य अरोड़ा, एक दो शेयर जरा आपसे और पता कर लें जहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ी पोजीशनिंग ठीक हो रही है। आदित्य से भी चले बात नहीं हो पाएगी, किसी वजह से टेक्निकल थोड़ा ग्लिच आ रहा है उनसे बात करने में। जेके सीमेंट भी ठीक है, इस समय 2% ऊपर है। सीमेंट को छोड़ देता हूँ, जब सीमेंट की इतनी चर्चा होगी तो बार बार सीमेंट लेना ठीक नहीं है। एक शेयर और ढूंढने पर मिलेगा, यूपीएल है तो सही, बट रुकिए एक मिनट जरा। एक साइंट हमने कल पता किया था, आज भी करीब 1.5% ऊपर है, 5% बढ़िया है ये शेयर। कल हमने उनसे पता किया था, चंदन तापड़िया से, वो कह रहे थे कि शेयर चलेगा। कल भी ठीक बंद हुआ है और आज भी ओपनिंग में अच्छे हुई है, करीब 1.5% ऊपर है। कल का मूव भी दिखाना, 2 डेज़ का मूव दिखा दो, 2 दिन का। ध्वनि, एक बार जरा चेक करना साइंट कितना चल सकता है अभी और बिल्कुल डिम्पी जी, मोमेंटम तो जो है वो पॉजिटिव साइड का ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है इसका जो एडीएक्स जो डायरेक्शनल इंडेक्स है वो अब यहाँ पे एक वापस से ब्रेकआउट दे रहा है, तो मोमेंटम का इजाफा अब इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी तक की जो यहाँ पे बढ़त है उसके बाद भी अभी देयर इज स्टिल मोर फ्यूल लेफ्ट इन द फायर। ऊपर की तरफ 2170 तक का मोमेंटम जो है वो इसके अंदर बना हुआ रहेगा। स्टॉप लॉस जिन्होंने ऑलरेडी पोजिशंस बना के रखी है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा 2050 का लेवल। ठीक है। इस बीच नरेश मेरानी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी जरा करेंगे बातचीत। लेकिन इस बीच मैं आपको जरा कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट डाटा और दिखा देता हूँ। देखो निफ्टी है भी 24.27 पॉइंट ऊपर, बट बैंक निफ्टी नहीं है आज। वजह आपको डाइवर्जेंस का मैंने ऑलरेडी सुबह ही नोटिस करवाया था, वो था आईटी और काफ़ी हद तक सीमेंट की वेटेज कम है, बट आईटी की वेटेज ठीक है। तो आईटी थोड़ा भी चलेगा तो नोटिस होगा, सीमेंट बहुत भी चलेगा तो ज़्यादा नोटिस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक बार आईटी इंडेक्स भी दिखाना, एक बार निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाओ स्क्रीन पर, आपको पता लगेगा। दूसरा, मैंने निफ्टी के भी टॉप गेनर्स भी ढूंढे, या फिर ये सोचो कि मैंने लगाए, उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज इन्फोसिस की है। ऑल्दो अल्ट्राटेक भी चल रहा है, बट अल्ट्राटेक से ज़्यादा पॉइंट्स आपको इन्फोसिस दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर अल्ट्रा का नंबर आता है, फिर रिलायंस का भी नंबर आता है, जो आज मार्केट को थोड़ा पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। और गिरने वालों में से अमूमन ज़्यादातर बैंक हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, ये तीनों बैंक नीचे हैं। तो ये बैंकिंग का थोड़ा सा प्रेशर आज आपको मार्केट्स पे दिख रहा है, बट वैसी कोई मेजर प्रॉब्लम ऐसा मेरे को नहीं दिखी है। अब आओ जरा इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स 1.5% नीचे है, मार्केट को डल कर चुका है, तो आज मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। आज का बैंक निफ्टी का जो लो लगा है, हाँ, वो है 53,384। आप इसमें से 84 पॉइंट और भी जोड़ना चाहो तो जोड़ लो भले। तो 53,300 तक आपकी आज का रिदम है, ये आज ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी हम 460 पे चल रहे हैं। ठीक है, सेम ले आओ निफ्टी का आज का हाई। निफ्टी का आज का हाई है 24,650। अब जब तक हम 24,650 को पार नहीं करते, मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। ये रेंज 24,650 से 600 तक की है, यानी कि सिर्फ अभी 50 पॉइंट निफ्टी में ही मूवमेंट बनी है। कुल मिला के 50 पॉइंट। आप सोचो आप क्या कमाओगे 50 पॉइंट में। यही लो है और यहीं से इसका हाई है, सब कुछ जोड़ा जाए तो 50 पॉइंट बन रहे हैं। तो थोड़ा भी और ऊपर नीचे हो जाने देना, नहीं तो ये आपसे संभलेगा नहीं ज़्यादा बाजार। और ऑप्शंस वाले थोड़ा ध्यान रखना। एक काम मैं आपके लिए कर देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो। आप एक बार ज़रा दिखा सकते हैं
53,500 की कॉल, अच्छा ये कॉल पुट बैंक निफ्टी की मत दिखाओ, निफ्टी के दिखाओ जो कि वीकली वाली है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपको दिखाना एक बार ज़रा 24,500 की कॉल और 24,500 की पुट। थोड़ा समय लगेगा प्रोड्यूसर साहब को, जरा दिखाएंगे तो आपको देखेंगे 24,500 की कॉल और 24,500 के पुट अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, नोटिस कर लीजिएगा। जब तक ध्वनि से मैं एक शेयर पता कर लेता हूँ और है पूना वाला फिनकॉप, ध्वनि एक बार जरा चेक करना। कोइंसिडेंटली डिम्पी जी इसी का चार्ट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। ओवरऑल एक कंसोलिडेशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज का जो यहाँ पे मूव है वो पहले की जो इसकी नैरो रेंज कैंडल्स थी उसको यहाँ पे क्रॉस करता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये 2.5% की यहाँ पे जो बढ़त है वो आपको इंट्राडे बेसिस पे और यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और 385 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो इसके अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके आज का जो लो बनाया है वो ध्यान में रखना रहेगा। 356 का लेवल जो है वो आज का लो है, इसको खास करके ध्यान में रखें, इसे स्टॉप लॉस की तरह बनाए रखें 385 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, पूना वाला फिनकॉप का जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो हमने छाप दिया आपके सामने बकायदा स्टैंपिंग के जरिए, और ये आज थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी बिहेव कर रहा है इसलिए मैं आपके सामने लेके आया। जो मैं कॉल पुट आपको दिखाना चाहता था मैं इसी वजह से दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सतर्क रहें। दिखाओ जरा 24,500 की कॉल और 24,500 की पुट, ये 12 दिसंबर यानी कि कल एक्सपायर होने वाली कॉल पुट है। आप देखो प्राइस ऊपर एक्शन चेक करना 0.18, और इधर पुट तो टूटना शुरू हो ही गया है, पुट के तो जा ही रहे हैं, तो कॉल्स के भी पैसे नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉल 168 रुपये की खड़ी हुई है, ये क्या करेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा और इस कॉल्स के भी प्रीमियम्स खाना शुरू कर देंगे। पुट का तो खाना शुरू हो ही गया, 40% खा चुके हैं, और एक कॉल्स के भी प्रीमियम्स को ईट कर जाएंगे क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं। अब आप ये देखो वो 46 रुपये जीरो हो जाएंगे ना, अगर मैं वही 46 रुपये में जोड़ दूं तो आपका टारगेट सिर्फ 46 रुपये ऊपर का बनता है, इसलिए उनको भी पैसा नहीं देंगे। थोड़ा सा अगर आप किसी क्लास में जाएं और पढ़ें ना ऑप्शंस के ट्रेड को तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आता है कि मार्केट कैसे रेंज में रखता है। मैंने भी जब ऑप्शन स्टडीज़ ज़्यादा अच्छे से गंभीरता से किया तब जाके थोड़ा बहुत मार्केट का इंडेसिस और अच्छे से पकड़ना शुरू हुआ है हमारा। खैर एनी हाउ ये ऑप्शंस का ट्रेड मैंने आपके सामने रखा, आप इसमें दोनों देख लीजिए, कहीं पर कुछ आपको मिलने नहीं जा रहा है। खैर एनी हाउ अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ध्वनि एक शेयर जरा और है लॉन्ग साइड पे, जरा वो भी आप चेक कर लो। अच्छा लॉन्ग नहीं शॉर्ट पता करता हूँ, छोड़ दो लॉन्ग, बहुत हो गया लॉन्ग का, अब जरा शेयर शॉर्ट का पता करूँ। 1 मिनट का समय दीजिए बस, ये हो गया, यस डन। ये डी मार्ट में और करेक्शन आ सकती है कि एक बार जरा चेक करना ध्वनि, डी मार्ट। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे आपका जो डीमार्ट का काउंटर है उसके अंदर आज जो ये एक बढ़त देखने को मिल रही है, तो फ्रेश शॉट्स जो आज का लो है उसके नीचे आप फर्दर इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 3600 की पुट ऑप्शंस के अंदर आपको एक अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिल रही है, तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश शॉट इनिशिएट अभी इन स्तरों से मैं रेकमेंड नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, शॉर्ट्स के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, अवॉइड की कैटेगरी के लगा के स्टैम्प ठोक दो, अवॉइड लगा दो। अवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि डी मार्ट के अंदर किसी तरह का कोई भी ट्रेड हमारी तरफ से नहीं है, ये आप स्टैंपिंग कर दो अवॉइड की। नरेश मिरानी इस बीच मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नरेश भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपके आज के ट्रेड मार्केट खुलने के बाद कहीं डाटा की चर्निंग एसेस तो कुछ खास नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत सीमेंट थोड़ा बहुत IT से उम्मीद है आज बस। व्यू वही है कि IT स्टॉक लीडर है, जहाँ पे इंटरडे एंट्री पॉइंट्स अच्छी मिल रही है। सबसे पहले बाई रहेगा LTM माइंट्री पर, जहाँ पे स्टॉक ने बड़ा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देने के काफी क्लोज है, कल इसके ऊपर ही सस्टेन किया था, तो यहाँ पे बाई होगा, स्टॉप लॉस होगा 6500, इंटरडे टारगेट होगा अराउंड 6650 का, पोजिशनल टारगेट होगा 7000 का। दूसरा बाई रहेगा LNT पर, जहाँ पे रिसेंटली एक नया ऑल टाइम हाई बना था और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने का ब्रेकआउट है, तो ये बाई होगा 3780, टारगेट 4200 का पोजीशन। ठीक है, LNT की ही दोनों कंपनियां हो गई, एक तो LNT माइंट्री हो गई जो उसकी IT डिवीज़न है, और एक LNT हो गया जो कि सर खुद बता रहे हैं कि थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको LTI माइंट्री के चार्ट भी दिखाए थे आपको और वजह भी दिखाई थी,
और सोनी पटनायक से पूछा भी था और ये बात उन्होंने बताई भी थी कि फॉलो बाइंग होनी चाहिए। आप देखो यही वही चार्ट है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। जो सर आपको कप एंड हैंडल बता रहे हैं ना, चलिए मैं बना ही देता हूँ। ये कप है और ये उसका हैंडल है, ये कॉर्नर वाला, डेट इज़ कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न। इसका ब्रेकआउट हो रहा है और ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट के अंदर बड़ा मूव आएगा। ऑलरेडी पूरा एक पैराबोलिक मूव पहले ही वो कंप्लीट कर चुका है LTI माइंट्री। ये सारी ड्राइंग्स है, खैर मैं इसको हटा देता हूँ आपके सामने ही और आप इसको ज़रूर देखते रहिएगा। मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा सेलेक्टिव रहिए, सेलेक्टिव शेयर्स पकड़िए, बाज़ार के अंदर ज़्यादा उछल कूद मत कीजिए, आराम से बैठे रहिए। नहीं आ रहा है समझ में छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा सेलेक्टिव होइएगा। LTI माइंट्री को आज ज़रूर देखा जाएगा। ये 7,000 तक के टारगेट है, 500 रुपये ऊपर नीचे करने की कैपेसिटी रखता है ये शेयर। आगे बढ़े, एक दो शेयर ज़रा और चेक करवा लेते हैं। नरेश भाई एक बार ज़रा एक शेयर चेक करना, और वो है डिलीवरी। ये अभी और टूट सकता है क्या? कल इसकी क्लोजिंग अच्छी थी बट आज की ओपनिंग अच्छी नहीं है, एक ही दिन में फ़र्क पड़ गया इसमें सर। 3 दिन से स्टॉक ने रिकवर किया, 330-40 से ऑलमोस्ट 380-85 तक आ गया था। तो अगर अब डिप भी आता है 370-365 तक तो नॉर्मल होगा, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। डिसेंट वॉल्यूम्स थे स्टॉक में ये रिकवरी में लास्ट 3 दिन के, सो डिप पे 365-370 बैंड में एक बाइंग बनता है। ठीक है, एक काम और करते हैं, जरा ऑप्शंस का ट्रेड अगर कुछ है तो वो भी पता कर लेते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। नीलेश भाई, पहले तो बड़ी हिम्मत की बात है कि इस तरह के मार्केट जो बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है उसमें से भी कोई ना कोई ऑप्शंस आपने ढूंढ ही लिया। अब जरा बता दीजिए वो कौन सा ऑप्शन है सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। बिल्कुल ठीक आपने, देखिए मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर बेंचमार्क इंडाइसेस देखें तो लगातार आज चौथा कंसेक्यूटिव सेशन है जहां पर हम एक नैरो रेंज में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। बट उसके विपरीत यहाँ पे अगर सेक्टर्स को अगर हम देखें तो रियल्टी सेक्टर, सीमेंट, IT, ये कुछ एक चुनिंदा स्पेस है जहाँ पर हमें लगातार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे रडार पर आया है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स एज अ होल, जो लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसी स्पेस में से गोदरेज प्रॉपर्टीज, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने अपने 50 DMA को आज के सेशन में ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3000। तो दिसंबर सीरीज का 2950 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो फिलहाल 70 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 6972 इस रेंज में इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ले सकते हैं। 54 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 86 रुपए का पहला टारगेट, 105 का दूसरा टारगेट होगा। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो 225 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिस्क है वो 3600 का है पर लॉट, एंड रिवॉर्ड 7650 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अंडरलाइन की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज हमें 3000 प्लस तक के पॉजिटिव मूव के लिए अच्छा लग रहा है, इसीलिए कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। बढ़िया, ये आपका ट्रेड काफ़ी ठीक लग रहा है मेरे को, और आप देखेंगे शेयर करीब आधा पौना % ऊपर है। मैं एक काम और करता हूँ नीलेश भाई, 1 मिनट के लिए जरा आप स्क्रीन लाइन पे रहिएगा, फ़ोन काटिएगा नहीं। मैंने ना इसके 15 मिनट के चार्ट डाले। अमूमन वैसे तो हम डेली से चेक करते शुरू हुए, क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड है, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, तो हमने एक 15 मिनट का चार्ट डाला। उसके अंदर भी हमको बड़ा ब्रेकआउट अच्छा सा दिख रहा है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ब्रेकआउट है। आई होप सो कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आ जाएगा ऊपर, और 3000 के ऊपर आते ही कॉल तो रॉकेट हो जाएगी, ये देखिएगा। नीलेश भाई, कुछ यही आप कहना चाह रहे हैं कि इसका ब्रेकआउट है? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने हाईलाइट किया है। इंट्राडे चार्ट पे तो वैसे ही ब्रेकआउट दिख रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ऊपरी स्तरों से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन कनेक्ट करें तो उसका भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स एज अ होल अगर हम देखें तो वहां पे लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तीसरा कंसेक्यूटिव सेशन है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पे बना है। DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, इनफैक्ट ये 3 प्रीफर्ड बेट है, बट इन तीनों में से भी गोदरेज प्रॉपर्टीज जो कंपेरेटिवली कम चला है और अब यहाँ पे चलने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन 2950 का लेने की सलाह होगी। ठीक है, 2950 की कॉल ऑप्शंस का हमने एग्जैक्टली भाव भी आपको दिखा दिया, चार्ट भी दिखा दिया, सर ने कन्विक्शन भी बता दी। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया। अगर आप देखेंगे मैंने उसी 15 मिनट के चार्ट को सिर्फ फटाफट से डेली कर दिया जैसे सर ने बताया, और वहाँ पर भी सेम ट्रेंड लाइन, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, सेम ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी, उसका भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा। तो छोटे चार्ट से लेके बड़े चार्ट
बड़े चार्ट से लेके छोटे चार्ट डाटा सब में इंडिकेशन मिल रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपके काम आ सकता है। नोटिस कीजिएगा, एक LTI माइंट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शंस का ट्रेड और इक्का दुक्का कोई बैंकिंग सीमेंट वाले ट्रेड जो आपको मिले आज आपके काम आएंगे। अब 6 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर भी आ चुकी है, तो निफ्टी पर भी अब लाल निशान आपको दिख रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा और डाउन हुआ है, 13.5 आ गए हम। एथिकली तो रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन फॉलो बाइंग नहीं है, इसलिए गिरते हुए विक्स का भी आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, जबकि गिरता हुआ विक्स मार्केट को और डल कर रहा है। ये इसका और रूप भी होता है, इसके 2 रूप होते हैं। फर्स्ट ये कॉन्ट्रा प्ले, सेकेंड ये मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी को नोटिस करवाता है। नरेश भाई, रिलायंस कितनी हेल्प कर सकता है बाजार को यहाँ से ऊपर लेके जाने में, क्योंकि ये 1310 1320 पे आके रुकता है और यहीं से ही 1375 1380 की रेंज पे वापस सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आने की तैयारी कर रहा है शायद। अगर हम देखें तो जो रिसेंट लास्ट 10 दिन का लो है रफली अराउंड 1270 का। अभी हम 1280 86 पे है, तो यहाँ से फिर से एक स्लो एंड स्टडी बाउंस बैक हो सकता है 1330 1350 के अटेम्प्ट का। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड बाई है, 1270 का स्टॉप लॉस और अपसाइड टारगेट हो 1350 का। ये एक सपोर्ट दे सकता है, सेकंड लार्जेस्ट वेट है निफ्टी में। ओवरऑल पॉजिटिव लगता है, करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। पॉजिटिव लगता है, 1270 का सपोर्ट इसके लिए होगा, टारगेट 1350 रुपये का। 0.01% ये फिलहाल आपको नीचे दिखेगा। अच्छा, अगर हम अंकों के लिहाज से अगर देखें ना, चूंकि बाजार डल है, प्रेशर बनाने का जो काम कर रहे हैं जो 2 बड़े शेयर HDFC बैंक और ICICI बैंक, 13 पॉइंट की नरमी HDFC बैंक की तरफ से है, कमजोरी में योगदान की बात कर रहे हैं, और ICICI बैंक की तरफ से 12.5 पॉइंट का HCL टेक, एक्सिस बैंक भी 2 से 4 अंकों का योगदान दे रहे हैं। सपोर्ट की अगर बात करें, इन्फोसिस करीब 8 अंक का योगदान है तेजी में, अल्ट्राटेक सीमेंट का 7 अंक का, रिलायंस का 4 अंक का, ग्रासिम का 2.5 अंक का, इस तरह से है। तो सीमेंट का चूंकि वेटेज नहीं है तो आपको ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा नहीं। अदरवाइज आप देखिए कंजम्पशन वाले शेयर में थोड़ी सी बाइंग आ रही है। सीमेंट में तो न्यूज़ बेस्ड बाइंग है क्योंकि दाम बढ़ने की खबर आ रही है, लेकिन जो शेयर थोड़े पिटे थे कंजम्पशन वाले, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, वहाँ पर भी 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। अच्छा, एक शेयर आप जरा चेक कीजिए सोनी, वो है त्रिवेणी टरबाइन का, स्टीम टरबाइन वाली कंपनी है, और हम देख रहे हैं कि लगातार 4 सत्र से इसमें बाइंग हो रही है और अपने 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा दूर रहने गया ये शेयर। आप ज़रा चेक करेंगे त्रिवेणी टरबाइन को, क्या और चलेगा शेयर ये? सोनी जी, अच्छा ठीक है, सोनी हमारे साथ नहीं है, ध्वनि हमारे साथ नहीं, कोई बात नहीं। ध्वनि, आप जरा चेक करेंगे त्रिवेणी टरबाइन, क्या और चलेगा शेयर ये? जी बिल्कुल अभिषेक जी, डेफिनेटली त्रिवेणी टरबाइंस के अंदर आपको और अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्रेश बाय की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे, बट जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है वो उसको होल्ड करके रखे। यहाँ पे 880 के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आपका ट्रेल कर लीजिए, जहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस अभी बन रहा है वो बन रहा है 813 के लेवल के पास। 813 के लेवल के पास त्रिवेणी टरबाइन का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। 842 रुपये आज का इसने हाई बनाया है, इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे ऊपरी स्तरों से जरूर आया है। नूरेश जी, आज हम बाजार खोलने से पहले बातचीत कर रहे थे केमिकल स्टॉक्स की, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि अतुल लिमिटेड ठीक लग रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि यूपीएल में बढ़िया शुरुआत हुई है और अच्छी चीज़ है ना कि उसको मोमेंटम को थोड़ा टिका के रखने की कोशिश कर रहा है, 2.5% ऊपर है। यूपीएल में कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? यूपीएल में अभी भी वेट करूंगा 570 75 जो है वो उसका रेजिस्टेंस है। लास्ट 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं लास्ट 2 महीने में। वेट करेंगे जब तक वो 570 75 के ऊपर क्लोज नहीं होता। बायस पॉजिटिव है, बॉटम बन चुका है 520 पे, जहां पे 3-4 बॉटम भी है, बट मोमेंटम 570 के बाद आएगा। तो अगर किसी को प्रीएम्प्टिव लेना है तो स्टॉप लॉस होगा 550 का, बट आइडियली अगर 570 के ऊपर सस्टेन करता है तो कंफर्मेशन। ठीक है, 570 के ऊपर अगर ये जाके सस्टेन करी तो इसमें तेजी और बढ़ने की उम्मीद है यूपीएल के शेयर में।
आज हम बाजार खोलने से पहले रेमंड की भी चर्चा कर रहे थे कि कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद हो सकता है शायद मोमेंटम आज भी दिखाए, और वो मोमेंटम दिख भी रहा है। रेमंड का शेयर फिलहाल 5-5.5% की मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो एक बढ़िया तेज़ी इसमें है। ध्वनि, टीटागढ़ रेल जरा आप चेक कीजिए। टीटागढ़ कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? जी बिल्कुल अभिषेक जी, डेफिनेटली नोट वर्दी मोमेंटम इसके अंदर आज देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट जिस हिसाब से स्टॉक ने यहाँ पे अपनी 20 डीएमए के पास सपोर्ट लेके जो बढ़त दिखाई है, उसके साथ साथ वॉल्यूम का भी जो इंक्रीमेंट है पिछले 4 सेशंस में, वो काफी नोटिसेबल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। आज करीब 6% की बढ़त यहाँ पे स्टॉक के अंदर बनी हुई है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए रिकमेंडेड रहेगा कि ऊपर की तरफ यहाँ पे 1340 1350 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट जैसे 6% का इजाफा ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है, तो फ्रेश लॉन्ग की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके रखें। ठीक है, तो टीटागढ़ रेल पर आपके लिए राय। पर आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने वेदांता डिस्कस किया था, तब कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट की तैयारी ही थी। 504 505 के लेवल्स थे और आदित्य ने ये भी बताया था कि वो भी मेटल्स पे बुलिश हैं। और आप देखिए वेदांता अभी डे हाई पे आता हुआ 520 भी टच कर आया है। पर ध्वनि, एक बार इसको रिविजिट करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि अगर मैं पिछले 2 या 3 महीने का चार्ट देखूं तो 520 एक ब्रेकआउट लेवल हो सकता है ध्वनि। पर क्या यहाँ पर जिन्होंने लिया है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या अभी भी अच्छे मौके मिल सकते हैं वेदांता में? सृष्टि, देखिए यहाँ पे अगर किसी ने इंट्राडे बेसिस पे इसको बाय करा है कि इंट्राडे गेन्स यहाँ पे मिल जाए, तो काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उनको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। बट पोजिशनली जिनका यहाँ पे नजरिया बन रहा है, उनके लिए डेफिनेटली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना 520 का लेवल क्रॉस करता है, तो आपको फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोनों ही तरह के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन बन रहा है कि इंट्राडे बेसिस है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर ले, बट अगर पोजिशनल बाय करके चलना चाहते हैं तो होल्ड करके रखें। ठीक है, तो इंट्राडे है तो आप वेदांता को बुक कर सकते हैं, पर पोजिशनली भी वेदांता पर आप नजर रखिए। और ना ही सिर्फ वेदांता, हमने ये भी हाईलाइट किया था कि धीरे धीरे करके जो मेटल काउंटर्स हैं, जिसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सब जो धीरे धीरे करके अब ऊपर आ रहे हैं। और आप देखिए ये सब काउंटर्स भी फिलहाल डे हाई पे हैं, और हिंडाल्को तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल हो चुका है। पर आज ऑटो काउंटर्स में से आई थिंक सिर्फ मारुति सुजुकी है फिलहाल जिसमें एक अच्छा एक्शन है। कल कुछ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स हमने हाईलाइट किए थे, वैरोक इंजीनियरिंग जैसे, वो काउंटर्स आज फिर से अपना मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पर नरेश, एक बार मारुति सुजुकी पे आपकी राय, क्योंकि ये स्टॉक जो है हल्की धीमी गति तो इसकी हो ही गई है जिस तरफ भी ये चले, पर आज 1% की मजबूती, इसे कैसे देखें? अगर हम देखें मारुति को, तो करेक्शन जो शुरू हुआ था 13,500 से वो 10,800 तक गया, वहां पे 2-3 बॉटम्स बने हैं, और ये इंटरिम पीरियड में 11,500 से 11,400 में टॉप्स बने हैं। तो अगर 11,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा, और फिर रीटेस्ट हो सकता है 12,100 तक का। यहाँ पे वेट करूंगा प्राइस एक्शन और कंफर्मेटरी होने के लिए, बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस है, और अपसाइड 12,000 12,100 तक हो सकती है। 12,000 और 12,200 तक, यानी मौजूदा स्तर से देखें तो लगभग 800 से 1000 रुपए जो है मारुति सुजुकी चलने के लिए तैयार है, और जो नियर टर्म बॉटम है वो भी प्लेस में है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखें। पर आज आईटी से उम्मीदें थोड़ी बहुत ज़रूर थी, पर HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सभी में जो है थोड़ी सी गिरावट हावी है। सिर्फ इन्फोसिस है जो कि एक्सिस कैप का एक अपग्रेड आया है, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी हम ज़रूर देख रहे हैं। पर कुछ एक सरकारी काउंटर्स में जिनमें कल एक अच्छा एक्शन दिखा था, खासतौर से PNB, वो भी आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहा है। ध्वनि, कैसे देखें इस रिजेक्शन को, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट डे लो पर है, पर क्या अभी भी मौके हैं PNB में निचले स्तरों पे खरीदारी के, या फिर अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? और डेफिनेटली सृष्टि यहाँ पे इसको अवॉइड की कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि आप देखें तो पिछले 5 दिनों से यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है, जहाँ पे 110 का जो लेवल है वो हमें क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे कन्विंसिंगली क्रॉस करने को नहीं देखने को मिल रहा है, और बार बार उन्हीं लेवल्स के पास 110 111 के लेवल के पास स्टॉक के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी अगर आप देखें तो उन्हीं लेवल्स के पास ऑलमोस्ट एक ओपन हाई की
फॉर्मेशन बनाई है और वहां से हमें डाउनवर्ड मोमेंटम जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल हालांकि स्टॉक ने यहाँ पे कायम करा है 108 से लेके 107 की लेवल के बीच में, तो उन्हीं लेवल्स पे इसको वापस से रिविजिट करेंगे। ये एक जोन बना के रखा हुआ है पीएनबी के अंदर। इनके ब्रेकआउट्स के बेसिस पे आप कोई भी एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट हो तभी पीएनबी में आपको एंट्री लेनी है, पर फिलहाल पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स जो हैं फिर से डे लो पर आते हुए निफ्टी बैंक की जो वीकनेस है इनमें इनका भी योगदान जरूर देखने को मिल रहा है। पर चलिए अब